एक दामाद से शुरू करके एक दीर्घकालिक परिवार का निर्माण। अध्याय 21, 3 साल का समझौता। साधना, ताबीज बनाने और मंत्र अभ्यास की सांसारिक और थकाऊ जिंदगी के बीच 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है। अर्जुन केलोरा की दूसरी उपपत्नी उनके दूसरे बच्चे से गर्भवती थी। इसी समय 9वें बच्चे का जन्म हुआ। अभी भी आध्यात्मिक जड़ों के हिलने का कोई संकेत नहीं था, जिसका अर्थ था कि कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं थी। 9वें बच्चे के जन्म के दूसरे दिन अर्जुन केलोरा को एक पत्र मिला। ये देखकर वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ये वास्तव में होंगी द्वारा भेजा गया था, जिसके साथ वह अतीत में अमर संप्रदाय की परीक्षा में शामिल हुआ था। पत्र की शुरुआत साधारण अभिवादन से हुई, जिसके बाद ये पूछा गया कि क्या अर्जुन केलोरा को पहले हुआ उनका 3 साल का समझौता याद है। ब्लू क्लाउड संप्रदाय से अलग हुए 2 साल से अधिक समय हो गया था। होंगी को उम्मीद है कि अर्जुन केलोरा और ली फेयू भी फिर से मिल पाएंगे। ये भी उल्लेख किया गया कि जियो शियुए, झाओ क्विनकिंग और हान लिन सभी मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। 3 साल का समझौता। अर्जुन केलोरा ने संकुचित आंखों से पत्र की सामग्री को देखा। ये 3 साल का समझौता होंगी द्वारा प्रस्तावित एक मजाक था, जब उन 6 लोगों को ब्लू क्लाउड संप्रदाय में ले जाया गया था। ये सहमति हुई कि चाहे वे उस समय अमर संप्रदाय में शामिल हुए हों या नहीं, 3 साल बाद वे रूई काउंटी के सबसे बड़े रेस्तरां रूई टॉवर में एकत्र होंगे। यदि होंगी का पत्र न होता तो अर्जुन केलोरा को ये बिल्कुल याद नहीं रहता। वह सोचता कि यह सिर्फ एक मजाक था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि होंगी वास्तव में पत्र में इसका उल्लेख करेंगे। और इसमें कहा गया कि जियो शियुए, झाओ क्विनकिंग और हान लिन भी आएंगे। अभी तो लगभग आधा साल बाकी है। मुझे जाना चाहिए या नहीं, अर्जुन केलोरा ने अपने मन में सोचा। किंगजू पर्वत के रास्ते में चेन परिवार पर अचानक हुए हमले से वह कुछ हद तक सदमे में आ गए थे। उसने महसूस किया कि साधना की दुनिया बहुत खतरनाक थी और वह लू परिवार को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। हालांकि जब उन्होंने सुना कि जियो शियू, झाओ क्विनकिंग और हान लिन भी इस सभा में शामिल होंगे, तो उन्हें निमंत्रण स्वीकार करने की थोड़ी इच्छा हुई। जैसा कि कहावत है, अधिक मित्र अधिक रास्ते। वे तीनों ही नील मेघ संप्रदाय के अनुयायी थे। अगर वह इस रिश्ते को बनाए रख सके तो भविष्य में यह उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि वह जियो शियू और झाओ क्विनकिंग को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन हान लिन के साथ उसका रिश्ता शुरू से ही अच्छा था। ये नियुक्ति मुझे वर्षों से एकत्रित किए गए ताबीजों को नष्ट करने तथा उच्च गुणवत्ता वाले और उच्च श्रेणी के ताबीज बनाने के लिए सामग्री खरीदने का अवसर भी देगी। मेरे पास जो ताबीज खजाने हैं, उनके साथ जब तक मैं किसी फाउंडेशन स्थापना स्तर के साधक से नहीं मिलता, तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं 3 साल से घर से दूर रहकर खेती कर रहा हूँ, इसलिए अब वापस लौटने का समय आ गया है। कुछ विचार करने के बाद अर्जुन केलोरा ने जाने का फैसला किया। नियुक्ति के अलावा अन्य काम भी थे जिन पर ध्यान देना था तथा उन्हें कुछ सांसारिक मामलों पर भी ध्यान देना था। अब जब मुझे पत्र मिल गया है तो फेयू को भी एक पत्र मिलना चाहिए था, अर्जुन केलोरा ने सोचा। फिर वह वहां से चला गया और किंगजू माउंटेन विला में ये देखने गया कि ली फेयू ने आगे क्या योजना बनाई है। एक साथ यात्रा करना और सुरक्षित रहना सबसे अच्छा था। अर्जुन केलोरा सीधे ली फेयू के घर नहीं गए। इसके बजाय वह बाई बाओ मंडप में गया और दुकानदार का अभिवादन किया। अगर बाई बाओ मंडप का दुकानदार न होता तो लू परिवार के उच्च पदस्थ सदस्यों को तावीज बनाने की उसकी कला का इतना पता न चलता। इसलिए वह अपना आभार व्यक्त करने आया था। इसके अलावा वह इस समय लू परिवार पर निर्भर था। उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और उन पर अच्छा प्रभाव डालना कोई नुकसानदेह नहीं होगा। आखिरकार साधना केवल प्रशिक्षण और लड़ाई के बारे में नहीं थी, यह पारस्परिक संबंधों के बारे में भी थी। बाई बाओ मंडप का दुकानदार अर्जुन केलोरा को किंगजू माउंटेन विला में आते देख खुश हुआ और प्रसन्न भाव के साथ आया। पहले तो उसने स्वार्थवश अर्जुन केलोरा की मदद की। चूंकि अर्जुन केलोरा नामक इस युवक में ताबीज बनाने की अच्छी प्रतिभा थी और वह एक सभ्य व्यक्ति था, इसलिए उसे लू परिवार द्वारा नियोजित किया जा सकता था। लेकिन अर्जुन केलोरा के व्यवहार ने उनके दिल में सद्भावना के कुछ और बिंदु जोड़ दिए। उसे लगा कि यही युवक सचमुच बहुत अच्छा है। उसके बाद अर्जुन केलोरा ने बाई बाओ मंडप से उपहार के रूप में शरीर को मजबूत करने और शरीर की खेती करने वाली कुछ दवा खरीदी और इसे ली फेयू के घर ले गए। अब उसके पास प्रति माह 10 आत्मा पत्थर थे, जबकि ली फेयू के पास केवल 2 थे। यदि वह सीधे तौर पर दूसरे पक्ष का समर्थन करता तो दूसरा पक्ष उसे स्वीकार नहीं करता,
वह ऐसा भी नहीं कर सका। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह ऐसा करने के लिए पर्याप्त धनवान नहीं था, और यदि वह ऐसा करता तो उन दोनों के बीच संबंध भी तनावपूर्ण हो जाते। अब यहां आना और कुछ चीजें लाना सही था। सामान लेकर अर्जुन के ली फेयू के घर पहुंचे। तुम आए, लेकिन तुम चीजें क्यों लाए? अर्जुन केलोरा को आते देख ली फेयू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ऐसा नहीं है कि हम पड़ोसी हैं और अचानक आ जाते हैं, हमारे लिए आना और कुछ अच्छा लाना सामान्य बात है। और भाभी का 2 महीने में बच्चा होने वाला है, ये सब उसके शरीर को पोषण देने वाली चीजें हैं। अर्जुन केलोरा ने लापरवाही से कहा। वह और ली फेयू एक ही उम्र के थे, लेकिन ली फेयू उनसे कुछ महीने बड़ी थी, इसलिए उन्होंने ली फेयू की पत्नी को भी भाभी कहा। ठीक है, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। ये सुनकर ली फेयू ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे स्वीकार कर लिया। तुम्हें भी होंग यी का पत्र मिला है ना? हॉल में ली फेयू ने चाय का एक बर्तन बनाया, अर्जुन केलोरा के इरादों का अनुमान लगाया और बोला, हाँ, मैंने अभी अभी पत्र देखा और सोचा, चूंकि हान लिन और बाकी लोग जा रहे हैं, मैं भी वहां जाऊंगा ताकि सब मिल सकूं और हालचाल जान सकूं। और मुझे घर आए हुए काफी समय हो गया है, मुझे भी वापस जाकर कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं ये पूछने आया हूं कि आप क्या सोचते हैं? अर्जुन केलोरा ने सीधे कहा। मेरे विचार आपके जैसे ही हैं। ली फेयू ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। अभी तो आधा साल बाकी है, तो चलो 1 महीना पहले ही निकल लेते हैं, उसने कहा। अर्जुन केलोरा ने कहा, आखिरकार किंगजू पर्वत से रूई काउंटी तक की यात्रा काफी लंबी है। कोई बात नहीं, मेरे पास आमतौर पर ज्यादा काम नहीं होता। जब तुम्हारे जाने का समय हो तो मुझे फोन कर देना, ली फेयू ने जवाब दिया। दोपहर के भोजन के बाद अर्जुन केलोरा के ली फेयू के घर से निकलने से पहले दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। समय उड़ गया और आधा महीना और बीत गया। एक दिन अर्जुन केलोरा के 10वें बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे की अपने पहले के अन्य बच्चों की तरह कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं थीं। हालांकि इस बच्चे के जन्म के समय सिस्टम में एक संकेत सुनाई दिया। मेजबान 10 संतानों तक पहुंचने पर बधाई, आपने लकी ड्रॉ में एक मौका हासिल कर लिया है। जैसा कि अपेक्षित था, अर्जुन केलोरा का दिल खुशी से उछल पड़ा जब उसने सिस्टम का संकेत सुना और मन ही मन सोचा। उन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि जब मील के पत्थरों की संख्या एक निश्चित राशि तक पहुंच जाएगी, तो पुरस्कार मिलना शुरू हो जाएगा। पहली संख्या 1 थी और बहुत संभावना थी कि दूसरी संख्या 10 होगी। मुझे आश्चर्य है कि अगला मील का पत्थर 20, 50 या शायद 100 होगा, अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। बिना किसी देरी के अर्जुन केलोरा बच्चे से मिलने चले गए। वो एक लड़की थी, अविश्वसनीय रूप से सुंदर। अपनी पत्नियों और बच्चों से मिलने के बाद अर्जुन केलोरा अपना चौथा लकी ड्रॉ शुरू करने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में लौट आए। सिस्टम, मैं लॉटरी निकालना चाहता हूं, अर्जुन केलोरा ने चुपचाप कहा। तुरंत ही उसकी आंखों के सामने एक धुंधला लाल आभासी पहिया प्रकट हो गया। अर्जुन केलोरा ने परिचित पहिए को देखा, गहरी सांस ली और मन ही मन प्रार्थना की। मुझे आशा है कि मुझे खेती की तकनीक मिल जाएगी। उनकी वर्तमान खेती तकनीक सबसे बुनियादी सामूहिक खेती तकनीक में से एक है। इसका लाभ यह है कि इसकी खेती स्थिर और सुचारू है तथा इस प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम समस्याएं आती हैं। लेकिन इसका नुकसान वही है, ये बहुत रूढ़िवादी है, जिसके परिणामस्वरूप आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण बहुत धीमा होता है। इससे पहले जब वह किंगजू पर्वत पर था तो उसे कोई खास अंतर महसूस नहीं हुआ था। अब जबकि वह किंगजू घाटी में है और आत्मा व्यर्थता के दूसरे स्तर पर साधना कर रहा है, तो ये भावना बहुत स्पष्ट थी। इसलिए अर्जुन केलोरा ने सोचा कि यदि वह कोई साधना तकनीक बना सके तो ये स्थिति सुधर जाएगी। आखिरकार भले ही प्रणाली पक्षपातपूर्ण हो, लेकिन कम से कम उसे एक सभ्य साइड डोर स्तर की साधना तकनीक प्रदान करनी चाहिए, है ना? चलो ड्रॉ शुरू करते हैं, अर्जुन केलोरा ने सांस छोड़ते हुए कहा। तुरंत ही हल्के लाल पहिए पर एक सुनहरी रोशनी घूमने लगी। 5 सेकंड के बाद रूलेट धीमा हो जाता है। अर्जुन केलोरा की घबराए और उम्मीद भरी निगाहों के नीचे सुनहरी रोशनी पेड बीस्ट पर रुक गई। डिंग, मेजबान को 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड पाने के लिए बधाई। इनाम सिस्टम रूम में जारी कर दिए गए हैं। होस्ट इन्हें कभी भी देख सकता है। एक काले रंग का भेड़िया जैसा जानवर बड़े टर्न टेबल से प्रकट हुआ, जिसके साथ एक सिस्टम प्रॉम्प्ट भी था। 9 नर्क हाउंड शावक। अर्जुन केलोरा ये शब्द सुनकर रुक गए, उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी।
हालांकि यह खेती की तकनीक थी जो वह सबसे अधिक चाहते थे, लेकिन उन्हें पालतू जानवरों जैसी चीजों के बारे में भी बहुत अच्छा लगता था। आखिरकार जो लोग अपने पिछले जन्मों में खेल खेलते थे, वे जानते थे कि एक अच्छा बच्चा होना कितना महत्वपूर्ण है। इस साधना जगत में भी लगभग यही स्थिति थी। यदि उसके पास विकास में मदद करने के लिए एक अच्छा आध्यात्मिक पालतू जानवर होता तो ये ताकत और अन्य पहलुओं के मामले में एक बड़ी मदद होती। हालांकि उसने पहले कभी नाइन नेदरवर्ल्ड हाउंड नाम नहीं सुना था और वह नहीं जानता था कि यह किस श्रेणी का राक्षस था। लेकिन पिछले 3 ड्रॉ से अर्जुन के लॉरा को भी सिस्टम पर एक निश्चित मात्रा में भरोसा हो गया था। वह जानते थे कि प्रणाली द्वारा उत्पादित चीजें बेकार हो सकती हैं, लेकिन वे कभी कचरा नहीं होंगी। अर्जुन के लॉरा का मन थोड़ा सा हिला जब उसने सिस्टम स्पेस में 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड को देखा और तुरंत जानकारी सामने आई। आध्यात्मिक पालतू 9 नरकवासी शिकारी कुत्ता। रैंक मध्य श्रेणी स्वर्ग ग्रेड। वर्णन स्वर्गीय श्रेणी की मध्यम स्तर की वंश परंपरा वाला एक प्राचीन दुर्लभ क्रूर जानवर जिसमें प्राचीन सच्ची आत्मा 9 पाताल लोक वंश का स्पर्श है। ये 500 वर्षों में अपने चरम पर पहुंच सकता है और चौथे स्तर का राक्षस बन सकता है। इसमें स्वर्गीय स्तर की मध्यम श्रेणी की रक्त रेखा है और इसमें प्राचीन सच्ची आत्मा की रक्त रेखा का भी अंश है। जब तक यह अपने चरम पर पहुंच जाता है, ये चौथे स्तर का राक्षसी जानवर बन सकता है। जब अर्जुन केलोरा ने 9 नेदरहाउंड के बारे में जानकारी देखी तो उसने तुरंत ठंडी हवा में सांस ली और उत्साह की लहर महसूस की। साधना जगत में मानव जाति के अलावा कई अन्य जातियां भी हैं। वे प्राणी जो स्वयं को विकसित और सुधार सकते हैं, जैसे पक्षी, फर, शल्क, कीड़े, पौधे इत्यादि, सभी को राक्षस कहा जाता है। हालांकि अधिकांश राक्षस असभ्य होते हैं और उनमें बुद्धि कम होती है, इसलिए उन्हें राक्षस भी कहा जाता है। राक्षस जानवरों की ताकत का वर्गीकरण बहुत सरल और सीधा है। निम्न से उच्च तक वे हैं: प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम, तृतीय क्रम, चतुर्थ क्रम, पंचम क्रम। यह मानव साधकों के लिए क्यूई शोधन, आधार स्थापना, मूल संरचना, नवजात आत्मा तथा देव रूपांतरण के चरणों के अनुरूप है। मनुष्यों के विपरीत, जिनकी जड़ें आध्यात्मिक होती हैं और जो साधना तकनीकों के माध्यम से मजबूत होते हैं। राक्षस अपने शरीर के भीतर रक्त वंश की विरासत के माध्यम से विकसित होते हैं और अधिक शक्तिशाली बनते हैं। रक्तरेखा स्तर जितना अधिक होगा, संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। जहां तक अर्जुन केलोरा को पता है, दानव पशु रक्तरेखाओं को निम्न श्रेणी की रक्तरेखाओं, मध्य श्रेणी की रक्तरेखाओं, उच्च श्रेणी की रक्तरेखाओं, पृथ्वी श्रेणी की रक्तरेखाओं और आकाश श्रेणी की रक्तरेखाओं में विभाजित किया गया है। और पौराणिक सच्ची आत्मा रक्तरेखा निम्न श्रेणी की रक्त रेखाओं की तरह, जिन्हें मिश्रित श्रेणी की रक्त रेखाओं के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार की रक्त रेखा वाले राक्षसों के लिए यदि उन्हें रक्त रेखा को शुद्ध करने और उसमें परिवर्तन करने का अवसर नहीं मिलता है, तो वे अपने जीवनकाल में कभी भी द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जानवर नहीं बन पाएंगे। मध्य श्रेणी के रक्त वंश वाला एक दानव द्वितीय श्रेणी के दानव जानवर बनने की आशा के साथ प्रथम श्रेणी के दानव जानवर में विकसित होगा। उच्च श्रेणी के रक्त वंश वाले राक्षस जब अपने चरम पर पहुंचेंगे तो संभवतः दूसरे क्रम के राक्षस बन जाएंगे तथा तीसरे क्रम के राक्षस बनने की आशा रखेंगे। पृथ्वी श्रेणी के रक्त वंशीय राक्षस परिपक्व होने पर द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवर होते हैं और जब वे चरम पर होते हैं तो उनके तृतीय श्रेणी के राक्षस जानवर बनने की उच्च संभावना होती है। जहां तक स्वर्गीय रक्त रेखा वाले राक्षसों का प्रश्न है, जब वे परिपक्व होते हैं तो वे तीसरे क्रम के राक्षस होते हैं और जब वे अपने चरम पर पहुंच जाते हैं तो उनके चौथे क्रम के राक्षस बनने की संभावना होती है। अर्जुन केलोरा द्वारा प्राप्त 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड की तरह इसमें न केवल स्वर्ग ग्रेड मध्य स्तर की रक्तरेखा है, बल्कि प्राचीन सच्ची आत्मा रक्तरेखा का भी निशान है। इसलिए 500 वर्षों में यह आसानी से अपने चरम पर पहुंच सकता है और चौथे क्रम का राक्षस जानवर बन सकता है। ये नवजात आत्मा स्तर पर मानव साधक के समतुल्य है। चौथे क्रम का राक्षस जानवर एक नवजात आत्मा के बराबर है, मानव जाति का सच्चा सम्राट। लू फैमिली लाइब्रेरी में मैंने जो जानकारी देखी उसके अनुसार जियांग देश के अमर क्षेत्र की छत, जहां मैं रहता हूं, नवजात आत्मा चरण पर है। केवल स्वर्गीय तलवार संप्रदाय पर ही एक नवजात आत्मा सच्चा अमर शासन करता है। यहां तक कि नीले बादल संप्रदाय पर भी, जिसके मूल्यांकन में मैंने पहले भाग लिया है, कोई नवजात आत्मा सच्चा अमर शासन नहीं करता। यदि 9 पाताल लोक हाउंड एक चतुर्थ श्रेणी राक्षस जानवर में विकसित हो सकता है तो मैं जियांग देश की साधना दुनिया पर हावी हो सकूंगा।
अर्जुन केलोरा कुछ उत्साहित था। जियांग देश की साधना दुनिया में जहां वह रहता था सबसे शक्तिशाली शक्ति स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के रूप में जानी जाती थी। इसका नेतृत्व एक नवजात आत्मा सच्चे अमर द्वारा किया गया था। इसके नीचे नीला बादल संप्रदाय, गिरता सूर्यास्त संप्रदाय और रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय, 3 प्रमुख अमर संप्रदाय थे। यद्यपि इन 3 प्रमुख अमर संप्रदायों में कोई भी नवजात आत्मा वाला सच्चा अमर नहीं था, फिर भी उनमें से प्रत्येक में गहरी नींव वाले कई कोर फॉर्मेशन वाले सच्चे अमर थे। इन 3 प्रमुख अमर संप्रदायों के नीचे 2 संप्रदाय और 3 प्रमुख परिवार थे, साथ ही 8 प्रमुख शक्तियां भी थीं। सभी 8 प्रमुख शक्तियों के पास एक कोर फॉर्मेशन ट्रू इमोर्टल था जो उन पर शासन करता था, जिससे वे जियांग साधना जगत में शीर्ष शक्तियां बन गए। जहां तक किंजू पर्वत के लू परिवार जैसे परिवारों का प्रश्न है, जहां केवल आधार स्थापना स्तर के साधक ही उनका नेतृत्व करते थे, ऐसे परिवार काफी थे, किंतु उनका उल्लेख पुस्तकों में नहीं किया गया। इसके अलावा अर्जुन केलोरा ने देखा कि यह पुस्तक लगभग 100 वर्षों से मौजूद थी। अब तक इसमें निहित विषय वस्तु में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके होंगे। एक क्षण बाद अर्जुन केलोरा ने फिर अपना सिर हिलाया। यदि कोई क्यूई शोधन चरण के शिखर तक भी पहुंच जाए तो वह केवल 100 वर्षों तक ही जीवित रह पाएगा और फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचने पर केवल लगभग 200 वर्षों का जीवन काल ही प्राप्त होगा। केवल कोर फॉर्मेशन स्टेज सच्चे अमर लोगों का जीवन काल 500 साल हो सकता है। इसलिए यदि मैं नवजात आत्मा चरण तक नहीं पहुंच सकता और स्वयं एक नवजात आत्मा सच्चा अमर नहीं बन सकता, तो भले ही नॉनरखाउंड चौथे रैंक तक बढ़ जाए, मेरे लिए इसका कोई खास मतलब नहीं होगा। राक्षसी जानवरों का जीवन काल आमतौर पर मनुष्यों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। राक्षसी जानवरों के लिए 500 वर्षों में 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड की चौथी रैंक तक की वृद्धि को काफी तेज माना जाता था, लेकिन मनुष्यों के लिए ये समयावधि काफी लंबी थी। यहां तक कि कोर फॉर्मेशन चरण के सच्चे अमर प्राणियों का जीवन काल भी लगभग 500 वर्ष का ही होता है। भले ही वे अपने जीवन को लंबा करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक गोलियां और खजाने का सेवन करें, वे अपने जीवन को केवल कुछ दशकों तक या अधिक से अधिक 100 वर्षों तक ही बढ़ा पाएंगे। केवल नवजात आत्मा चरण तक पहुंचने पर ही कोई व्यक्ति 1000 वर्ष से अधिक जीवित रह सकता है। चरम अवधि 500 वर्ष है, इसलिए 2 या 300 वर्षों में परिपक्व होना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। परिपक्व अवस्था तृतीय श्रेणी का राक्षसी पशु होना चाहिए, जो मूल निर्माण अवस्था के बराबर हो। फिर द्वितीय श्रेणी के राक्षस पशु तक विकसित होने में लगभग 100 वर्ष लगेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। यह एक उचित योजना लगती है। इसके अलावा साधना जगत में जानवरों को वश में करने और नियंत्रित करने की विधियां हैं, जिनमें कई साधना तकनीकें शामिल हैं जो राक्षसी जानवरों के विकास को तीव्र कर सकती हैं। अर्जुन केलोरा ने अपने होंठ चाटे और सोचा। राक्षसी जानवरों के विकास को 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है: शैशवावस्था, वृद्धि, परिपक्वता और चरम। बेशक लॉटरी में जीता गया 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड शावक अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। हालांकि साधना की 100 कलाओं के बारे में उनके ज्ञान के अनुसार पशु वशीकरण नामक एक कौशल है। ये राक्षसी जानवरों को साधकों की सेवा के लिए वश में करने के बारे में है। अर्जुन केलोरा द्वारा चित्रित जानवर को पालतू बनाने की आवश्यकता नहीं है और वह उसके प्रति पूरी तरह से वफादार रहेगा। हालांकि इन पशु पालन विधियों के बीच कई साधना तकनीकें हैं जो आत्मिक पशुओं के विकास को गति दे सकती हैं। जहां तक अर्जुन केलोरा को पता है, 3 प्रमुख अमर संप्रदायों में से एक मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट आत्मिक जानवरों को वश में करने के लिए प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय का प्रत्येक अनुयायी एक आत्मिक जानवर को वश में करता है और उसकी सवारी करता है। मुझे अभी इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। भविष्य में मैं देखूंगा कि क्या मैं आत्मिक जानवरों को वश में करने की तकनीक में महारत हासिल कर सकता हूं। फिलहाल मैं इसे सामान्य रूप से ही पालूंगा, लेकिन मैं इस समय इस 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड को सिस्टम स्पेस से आसानी से बाहर नहीं निकाल सकता। अन्यथा अगर कोई इसे देख लेता तो ये समझाना मुश्किल हो जाता कि मुझे राक्षसी जानवर का बच्चा कैसे मिला। ऐसा होता है कि मैं कुछ समय के लिए नश्वर लोग जा रहा हूं। वापस आकर मैं इसे निकाल लूंगा और कहूंगा कि मैंने इसे घर पर बच्चों की देखभाल के लिए बच्चों के साथी के रूप में खरीदा है। एक क्षण विचार करने के बाद अर्जुन केलोरा ने शावक को सिस्टम रूम से बाहर न ले जाने का निर्णय लिया और उसे वहीं छोड़ दिया। सिस्टम पुरस्कारों की तरह उन्हें सिस्टम रूम में छोड़े बिना बाहर निकालने से कुछ भी प्रभावित नहीं होता है, लेकिन एक बार वे बाहर निकल गए तो उन्हें वापस अंदर डालने का कोई तरीका नहीं है।
समय तेजी से बीतता गया और पलक झपकते ही 3 महीने से अधिक समय बीत गया। उन 3 महीनों में अर्जुन के लोरा के 11वें, 12वें और 13वें बच्चे पैदा हुए। हालांकि इन तीनों बच्चों में से किसी की भी कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं थी। अर्जुन केलोरा पहले ही इस मामले के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो चुका था, क्योंकि वह जानता था कि इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। हालांकि इस संभावना के कारण उन्होंने संतानोत्पत्ति के अपने प्रयास बंद नहीं किए। आखिरकार अधिक बच्चे अधिक आशीर्वाद लाएंगे। जब तक वह बच्चे पैदा करते रहे, जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, अंततः आध्यात्मिक जड़ों वाले बच्चे भी पैदा होते गए। इसके अलावा जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी, सिस्टम से पुरस्कार भी मिलेंगे। इन 3 महीनों के दौरान अर्जुन के लोरा ने 2 और रखैलों को गर्भवती कर दिया था, जिनमें से प्रत्येक ने उसका दूसरा बच्चा जन्म दिया था। 3 वर्षों में 3 पत्नियों और 6 रखैलों के साथ उसने 13 बच्चों को जन्म दिया और वर्तमान में 3 और गर्भवती थी, जिससे वह लू परिवार की किंजू घाटी में काफी प्रसिद्ध हो गया था। हर कोई जानता था कि लू परिवार ने एक ऐसे दामाद से विवाह किया था जो ताबीज बनाने में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, लेकिन महिलाओं और संतानोत्पत्ति में उसकी विशेष रुचि थी। उस समय लू युवानदिन भी अर्जुन के लोरा के साथ अनौपचारिक बातचीत करने आए थे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अर्जुन के लोरा को महिलाओं से बहुत अधिक लगाव नहीं होगा और वह साधना और ताबीज बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा ताकि वह अपना जीवन बर्बाद न करे। ऐसी सलाह का सामना करते हुए अर्जुन के लोरा ने स्वाभाविक रूप से सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी आध्यात्मिक जड़ें बहुत कमजोर हैं और इस जीवन में उनकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। वे ऐसे जीवन से संतुष्ट हैं और बस एक समृद्ध भविष्य की कामना करते हैं जिसमें उनके कई पोते पोतियां हों। यदि उनके कुछ बच्चे आध्यात्मिक जड़ों वाले होते तो वे भविष्य में उनके पालन पोषण के लिए पूरे मन से समर्पित होते। जब लू युवानदिन ने ये शब्द सुने तो उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वह क्या प्रतिक्रिया दे, इसलिए उसने अर्जुन के लोरा के साथ कुछ बातें साझा की। लू परिवार का एक नियम है, जिन बच्चों में 6 वर्ष की आयु तक आध्यात्मिक जड़ें नहीं पाई जाती, उन्हें धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भेज दिया जाना चाहिए। कुछ रियायत के साथ भी उन्हें 10 वर्ष की आयु तक भेज दिया जाना चाहिए। वे किंजू पर्वत पर नहीं रह सकते क्योंकि आध्यात्मिक जड़ों के बिना ये बच्चे अमरता प्राप्त नहीं कर सकते और उन्हें केवल तुच्छ कार्यों के लिए ही भेजा जाएगा। युवा चील एक दिन आकाश में उड़ेंगे और तूफानों का सामना करेंगे। बच्चों को आध्यात्मिक जड़ों से वंचित रखने से उनके विकास में देरी ही होगी। हालांकि लू परिवार की धर्मनिरपेक्ष दुनिया में उपस्थिति है, जिसके पास परिवार और धन है जो इन बच्चों को आरामदायक और समृद्ध जीवन प्रदान कर सकता है। यदि अर्जुन के लोरा सहमत हो जाए तो भविष्य में बच्चों को लू परिवार की धर्मनिरपेक्ष शाखा में रखा जा सकता है। लू युवानदिन के शब्दों को सुनकर अर्जुन के लोरा को अपने दिल में भारीपन महसूस हुआ। 3 साल बाद भी वह इस दुनिया के नियमों के साथ पूरी तरह से समायोजित नहीं हो पाया था। 6 वर्ष की आयु में बच्चों को धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भेजना स्वीकार करना कठिन था। आखिरकार उनके 13 बच्चे थे और उनमें से केवल एक की ही आध्यात्मिक जड़ें थीं। लेकिन वह ये भी समझ गया कि लू युवानदिन सही थी। जिन बच्चों की आध्यात्मिक जड़ें नहीं हैं, उन्हें अपने आसपास रखने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। माता पिता होने के नाते उन्हें जाने देना था और उन्हें बढ़ने देना था। इसलिए अर्जुन के लोरा ने बच्चों को धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भेजने से पहले उनके थोड़ा बड़े होने तक इंतजार करने की योजना बनाई। वह चाहते थे कि वे स्वयं दुनिया का अन्वेषण और अनुभव करें। इससे पहले उन्होंने एक बार अपने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए ली फेयू को ढूंढने पर विचार किया था। इससे न केवल उनका शरीर मजबूत होगा, बल्कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में खतरे की स्थिति में उन्हें आत्मरक्षा की भी सुविधा मिलेगी। आखिरकार न केवल खेती की दुनिया खतरनाक थी, बल्कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भी कई संघर्ष थे और वह हर समय अपने बच्चों पर नजर नहीं रख सकता था। बेशक वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसके कुछ स्वार्थी उद्देश्य थे। उन्हें उम्मीद थी कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले उनके बच्चों से उनकी व्यक्तिगत ताकत में कुछ सुधार आएगा और भविष्य में जब उनके बच्चे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में दृढ़ता से स्थापित हो जाएंगे तो वे लू परिवार की अपनी शाखा मार्शल आर्ट का एक परिवार स्थापित कर सकते हैं। जब परिवार में आध्यात्मिक जड़ों वाला कोई वंशज प्रकट हो तो उसे शिक्षा के लिए मेरे पास भेजा जा सकता है। यह अधिकांश साधना परिवारों के लिए वर्तमान मॉडल है, जहां नश्वर संसार और साधना संसार एक साथ फलते फूलते हैं। उस दिन
प्रशिक्षण कक्ष के अंदर अर्जुन केलोरा ध्यान में बैठे थे। उनका शरीर क्यूई से भरा हुआ था, जिसके कारण बिना हवा के भी उनके वस्त्र लहरा रहे थे। क्यूई शोधन स्तर 3। मैंने अंततः समय सीमा से पहले ही सफलता प्राप्त कर ली। एक क्षण बाद उसकी सांसें शांत हो गईं और अर्जुन केलोरा ने अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा खुशी से भर गया। क्यूई रिफाइनिंग स्तर 1 से स्तर 2 तक पहुंचने में उन्हें 1 वर्ष और 4 महीने का समय लगा, लेकिन दूसरे से तीसरे स्तर तक पहुंचने में उन्हें केवल 10 महीने लगे। इस महत्वपूर्ण सुधार का कारण न केवल किंजू घाटी के द्वितीय श्रेणी के आत्मा पत्थर थे, बल्कि उनके 7वें बेटे लू शियांजी की आध्यात्मिक जड़ों से प्राप्त प्रतिभा में वृद्धि तथा साधना संसाधनों में सुधार भी था। अब उन्हें हर महीने 10 स्पिरिट स्टोन, 30 किलो स्पिरिट राइस और 1 बोतल येलो ड्रैगन पिल्स मिलती है। फिलहाल उनके बच्चे अभी छोटे हैं और उनके खर्चे बहुत कम हैं, तथा पत्नी पर खर्च करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए वह मूलतः अपनी साधना की गति बढ़ाने के लिए इनमें से अधिकांश आत्मा पत्थरों का उपयोग स्वयं पर कर सकता है। यद्यपि उनकी प्रतिभा औसत दर्जे की है और अपने स्वयं के अभ्यास से बहुत कुछ हासिल करना उनके लिए कठिन है, फिर भी वे हार नहीं मानते। आखिरकार इससे पहले कि वह अपने बच्चों की सफलता पर भरोसा कर सके, उन्हें पहले बड़ा होना होगा। इसके अलावा उनके 13 बच्चों में से केवल 7वें बेटे की ही आध्यात्मिक जड़ें हैं, और वे भी निम्न स्तर की आध्यात्मिक जड़ें हैं। फिलहाल एक पिता के रूप में उन्हें अभी भी अपने प्रयासों पर ही निर्भर रहना होगा। 3 साल हो गए हैं और मैं अंततः एक यात्रा पर जा रहा हूं। अर्जुन केलोरा खड़ा हुआ और अपना चोगा सीधा किया। वह कांसे के दर्पण के पास गया और अपना प्रतिबिंब देखा। उनके मूलतः साधारण चेहरे में अब कुछ अधिक कोणीय आकृतियां आ गई थीं, तथा उनकी कुछ काली त्वचा हल्की और नाजुक हो गई थी, जिससे वे अधिक सुंदर दिखने लगे थे। एक कहावत है, कपड़े आदमी को बनाते हैं। उन्होंने एक लंबा हरा वस्त्र पहना हुआ था जो उन पर बिल्कुल फिट लग रहा था, तथा उनके लंबे पतले शरीर को और भी निखार रहा था। सौम्य और परिष्कृत चेहरे, लंबे कद और शांत आत्मविश्वास की आभा के साथ अर्जुन केलोरा में एक अकथनीय कुलीनता झलकती थी। 3 साल पहले की उनकी शक्ल और स्वभाव की तुलना में ये कहा जा सकता है कि उनमें पूर्ण परिवर्तन आ गया है। अमर अनुग्रह तकनीक के अभ्यास के परिष्कृत और बेहतर प्रभावों के अलावा इस परिवर्तन को शारीरिक विकास, आराम से रहने, पिछले जीवन की यादों को जागृत करने, प्रणाली को सक्रिय करने और व्यक्ति के दृष्टिकोण और मानसिकता को बदलने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया था। केवल अमर अनुग्रह तकनीक का अभ्यास करने से ऐसे स्पष्ट परिणाम नहीं मिलेंगे। खुद को आईने में देखते हुए अर्जुन केलोरा ने हल्की सी हंसी उड़ाई, फिर जाने से पहले अपनी पत्नी को बताया कि उसे सांसारिक दुनिया में वापस जाने की जरूरत है। इस मामले पर उनकी पत्नी के साथ लंबे समय से चर्चा हो रही थी और उन्होंने लू परिवार की मंजूरी भी मांगी थी। लू परिवार ने तुरंत सहमति दे दी और यहाँ तक कि पूछा कि क्या अर्जुन केलोरा को अपने साथ किसी की जरूरत है। किंजू घाटी में पिछले 6 महीनों के दौरान अर्जुन केलोरा ने ताबीज बनाने के संबंध में लू परिवार द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों को पूरी तरह से पूरा किया था, एक उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रदर्शन किया था जिसने लू परिवार को और अधिक प्रभावित किया था। जवाब में अर्जुन केलोरा ने कहा कि वह सिर्फ दोस्तों से मिल रहे थे और घर पर कुछ काम निपटा रहे थे, इसलिए किसी एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं थी। यद्यपि उसके साथ किसी का होना सुरक्षित होगा, लेकिन यह असुविधाजनक भी होगा। लू परिवार ने आग्रह नहीं किया, इसलिए उन्होंने उसे एक स्थानांतरण टोकन दिया और उसे यात्रा के दौरान सावधान रहने को कहा। पहले से ही पैक किए गए बैग को अपने बागे में रखने के बाद अर्जुन केलोरा किंजू माउंटेन निवास पर पहुंचे और ली फेयू के दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे लगा कि आपके पास कुछ जरूरी काम है और आप नहीं आ सकते। ली फेयू ने अपने बच्चे को पकड़े हुए आंगन का गेट खोला और अर्जुन केलोरा की ओर मुस्कुराया। उनकी बच्ची सिर्फ 3 महीने की थी और वह लड़की थी। अर्जुन केलोरा ने बताया, मैं सफलता पाने ही वाला था, इसलिए मैंने इसे अब तक के लिए टाल दिया। आप क्यूई शोधन के तीसरे स्तर तक पहुंच गए। ली फेयू का आश्चर्य स्पष्ट था। इस दौरान अर्जुन केलोरा ने तकनीकों का अभ्यास करना बंद नहीं किया था। उन्होंने सभी बुनियादी मंत्रों जैसे कि फायरबॉल तकनीक, पवन नियंत्रण तकनीक, पदार्थ हेरफेर तकनीक, क्यूई छुपाने की तकनीक, आत्मा नेत्र तकनीक और ध्वनि संचरण तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। एक बार मूल बातों में महारत हासिल हो जाने पर ताबीज निर्माण जैसे मंत्र बहुत आसान हो गए। उस समय अर्जुन केलोरा ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को थोड़ा छिपाने के लिए आभा निरोधक तकनीक का इस्तेमाल किया। इसलिए ली फेयू को ये पता ही नहीं चला कि अर्जुन केलोरा ने अभी अभी क्यूई शोधन के तीसरे स्तर को पार किया था।
हाँ, तो मैं इस सफलता के तुरंत बाद आया, अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया। तस्क तस्क, तुमने अभी अभी क्यूई शोधन का तीसरा स्तर पार किया है। तुम्हारी साधना गति के साथ मुझे डर है कि तुम मध्यम आत्मा मूल वालों के बराबर पहुंच जाओगे, है ना? ली फेयू आश्चर्य से अपना सिर हिलाए और जीभ चटकाए बिना नहीं रह सका। वह क्यूई रिफाइनिंग के प्रथम स्तर और क्यूई रिफाइनिंग के द्वितीय स्तर दोनों में अर्जुन केलोरा से बहुत आगे थे। लेकिन अब, जबकि वह अभी भी क्यूई रिफाइनिंग के दूसरे चरण के शिखर पर था, अर्जुन केलोरा ने सीधे उसे पीछे छोड़ दिया और एक कदम तेजी से तीसरे चरण में प्रवेश कर गया। इससे वह काफी भावुक हो गया और उसे थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। अरे, ये सब बाहरी मदद की बदौलत है। क्यूई रिफाइनिंग के तीसरे स्तर से चौथे स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, अर्जुन केलोरा ने हाथ हिलाया। वह अपनी स्थिति जानता था। यदि वह हर महीने पीली ड्रैगन गोली की एक बोतल नहीं लेता, और यदि उसने अपने सभी आत्मा पत्थरों को आध्यात्मिक सब्जियों, आध्यात्मिक चाय और राक्षस जानवर के मांस पर खर्च नहीं किया होता, तो वह इतनी जल्दी कैसे सफल हो सकता था? इसकी खेती में कम से कम 1 वर्ष और लग जाता। इसके अलावा, जब तक आप क्यूई शोधन के पहले 3 स्तरों पर थोड़ा और समय बिताते हैं, ये बिना किसी कठिनाई के स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। लेकिन क्यूई शोधन के तीसरे से चौथे स्तर तक पहुंचना कठिन था। क्यूई शोधन के प्रारंभिक से मध्य चरणों में बाधाएं आती हैं, और किसी की आध्यात्मिक जड़ें जितनी कमजोर होती हैं, अड़चन को तोड़ना उतना ही कठिन होता है। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। क्या अब हम चलें? ली फेयू ने इस विषय पर अधिक विस्तार से नहीं पूछा और सीधे ही पूछ लिया। मैं किसी भी समय जाने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें अभी भी तैयारी करनी है? अर्जुन केलोरा ने कहा। मैं भी तैयार हूँ, तो चलो चलें। ली फेयू ने कहा, बच्चे को पिछवाड़े में ले गया, उसे उस उपपत्नी को सौंप दिया जिसे उसने कुछ समय पहले ही लिया था, और अर्जुन केलोरा के साथ चला गया। अर्जुन केलोरा और ली फेयू ने सबसे पहले अंकल फू से 2 उत्साही घोड़े किराए पर लिए और एक नक्शा खरीदा। अन्यथा रूई क्षेत्र तक कैसे पहुंचा जाए, यह उनके लिए एक समस्या होती। ये उत्साही घोड़े वैसे ही थे जैसे कि जब वे पहली बार किंजू पर्वत पर आए थे तब उन्होंने सवारी की थी। जहां तक नक्शे की बात है तो वह जियांग देश का था। जियांग देश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, जिसमें 9 प्रांत शामिल थे। प्रत्येक प्रांत 9 काउंटियों पर शासन करता है, प्रत्येक काउंटी 9 प्रांतों पर शासन करती है, तथा प्रत्येक प्रांत में कई गांव होते हैं। यद्यपि किंजू पर्वत जैसा आध्यात्मिक रूप से धन्य स्थान जियांग देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, फिर भी इसे जियांग देश के क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता था। अर्जुन केलोरा और ली फेयू जिस रूई क्षेत्र में जा रहे थे, वह किंगजू के अधिकार क्षेत्र में एक बड़ा काउंटी था। अर्जुन केलोरा का गृहनगर भी रूई क्षेत्र में था, लेकिन ये रूई क्षेत्र के नान्यू प्रांत के किंगहे काउंटी के अंतर्गत एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। नक्शे पर सामान्य मार्ग की जांच करने के बाद दोनों अपने उत्साही घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। समय उड़ता है, 3 साल हो गए हैं। किंजू पर्वत छोड़ने के बाद ली फेयू को ये सोचकर भावुक होने से रोका नहीं जा सका कि कैसे वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक वीर व्यक्ति, एक युवा गुरु से साधना करने वाले दामाद बन गए। हाँ, 3 साल बीत गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि होंग ही, हान लिन और बाकी लोग कैसे हैं। अर्जुन केलोरा को भी कुछ भावना महसूस हुई। उसने 3 साल पहले की बात सोची, जब अमर संप्रदाय की परीक्षा से उसकी यादें जागृत हुई और फिर वह लू परिवार का दामाद बन गया। कुल मिलाकर अर्जुन केलोरा पिछले 3 वर्षों में अपने विकास से काफी संतुष्ट थे। रूई मार्क्वेस हवेली में जन्मे होंग ही के पास पहले से ही क्यूई शोधन के तीसरे स्तर की शक्ति थी। अब तक उसे क्यूई शोधन के चौथे स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। जहां तक हान लिन और झाओ किंग की बात है, वे ब्लू क्लाउड सेक्ट में अभ्यास कर रहे हैं। वे शायद क्यूई शोधन स्तर 3 या 4 तक भी पहुंच गए हैं। जहां तक जियो शियुए की बात है, उसकी 4 आत्मा जड़ों के साथ, मुझे आश्चर्य है कि उसने इन 3 वर्षों में कितनी प्रगति की है। ली फेयू ने नीले आकाश की ओर देखा और बोला, मूलतः उन 6 में से होंगी को रूई मार्क्वेस हवेली में अपनी पृष्ठभूमि के कारण जल्दी ही साधना से परिचित करा दिया गया था, और उसके पास क्यूई शोधन स्तर 3 की शक्ति थी। हालांकि केवल 8 आत्मा जड़ों के साथ, भले ही वह रूई मार्क्वेस हवेली में लौट आया था और उसके पास संसाधन थे, वे प्रचुर मात्रा में नहीं थे, इसलिए 3 वर्षों में उसका सुधार बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सका। जहां तक हान लिन और झाओ किंग की बात है, एक के पास 7 आत्मा मूल था और दूसरे के पास 6 आत्मा मूल।
भले ही वे नीले बादल संप्रदाय जैसे साधना संप्रदाय में अभ्यास कर रहे हों, उनके लिए इतने कम समय में बहुत आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। केवल जियोशियायु की 4 आत्मा जड़ों ने उनकी प्रगति को अप्रत्याशित बना दिया। बोलने के बाद ली फेयू ने अर्जुन केलोरा की क्यूई शोधन स्तर 3 तक की सफलता के बारे में सोचा। 6 में से उसकी साधना सबसे कम थी, केवल क्यूई शोधन स्तर 2 पर, जिससे वह थोड़ा निराश हुआ। ये लगभग बराबर ही होना चाहिए, सिर्फ 3 साल का अंतर है, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि हान लिन और झाओ किंग संभवतः क्यूई शोधन के तीसरे स्तर पर थे। आखिरकार उनके पास क्रमशः 7वीं आत्मा जड़ और 6ठी आत्मा जड़ ही थी। यदि वे 3 वर्षों में क्यूई शोधन स्तर 4 तक पहुंच गए, तो अमर संप्रदाय की स्थितियां उनकी कल्पना से कहीं बेहतर होंगी। ली फेयू को कुछ उदास भाव से बोलते हुए अचानक चुप हो गया देखकर अर्जुन केलोरा रुक गया और कारण का अनुमान लगाया। ली फेयू एक समय सहज और मिलनसार प्रतीत होता था, लेकिन वह जानता था कि अंदर ही अंदर वह अभी भी काफी घमंडी था। ये सामान्य बात है। क्रिम्सन वेल गैंग के पूर्व उपनेता के रूप में ली फेयू कम उम्र में ही मार्शल आर्ट की दुनिया में एक बेहतरीन विशेषज्ञ थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन अब जबकि 3 साल बीत चुके हैं, वह उन 6 लोगों में सबसे बुरा प्रतीत होता है जो एक साथ साधना पथ पर चल पड़े हैं। इसके अलावा लू परिवार को अभी भी उसके 48 बच्चों का कर्ज है, जो कि काफी बोझ है। फेयू, अभी ल्यू परिवार के मामलों के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। बच्चे पैदा करने के मामले में कुछ साल और इंतजार करते हैं। जैसे ही एक तावीज बनाने वाले के रूप में मेरी कुशलता में सुधार होगा, मैं आपको आपकी जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए कुलपति से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। अर्जुन केलोरा ने बात की। अपनी अनेक संतान अनेक आशीर्वाद प्रणाली के अनुसार 50 की बात तो दूर, वह 100, 200 या यहाँ तक कि 1000 बच्चे पैदा करने को भी तैयार होंगे। लेकिन ली फेयू के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए 50 बच्चे होना सचमुच बहुत ज्यादा था। इससे न केवल उसकी साधना प्रभावित होगी, बल्कि भविष्य में जब वह लू परिवार को छोड़ेगा तो बच्चे उसके अपने नहीं होंगे, जिसे स्वीकार करना कठिन था। एक मित्र के रूप में, एक अच्छे भाई के रूप में, यदि वह किसी भी तरह से मदद कर सकता है तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसा करेगा। हालांकि उस समय वह केवल प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी के ताबीज मास्टर थे, इसलिए उनका प्रभाव सीमित था। उसने खुद को प्रथम श्रेणी के मध्यम श्रेणी के ताबीज मास्टर के रूप में साबित करने, अपने प्रभाव को बढ़ाने और ली फेयू को इस मामले को सुलझाने में मदद करने के लिए 1 या 2 साल तक इंतजार करने की योजना बनाए। कोई बात नहीं, इस तरह से आपको परेशान करना शर्मनाक है। इसके अलावा ली फेयू एक क्षण के लिए चुप रहा, उसने अपना सिर हिलाया। इस दौरान अर्जुन केलोरा ने पहले ही उनकी बहुत मदद की थी। हर बार जब वह आता तो उसके लिए कुछ उपहार लाता, इसलिए ली फेयू को बुरा लगता था कि वह हर समय अर्जुन केलोरा को परेशान कर रहा था। इसके अलावा उनकी राय में इस तरह की बात अर्जुन केलोरा के लिए भी कष्टप्रद थी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन केलोरा ने सीधे हाथ हिलाते हुए कहा, जब आप हमारे रिश्ते का जिक्र करते हैं तो ये दूर की बात लगती है। इसके अलावा मुझे भी आपकी एक चीज में मदद चाहिए। यह क्या है? ली फेयू ने भावुक होकर सिर हिलाया और पूछा। मैं इस बार अपने परिवार से मिलने जा रहा हूं, लेकिन उन्हें अपने साथ ले जाना असंभव है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि भविष्य में क्रिम्सन वेल गैंग को मेरे परिवार की देखभाल करने दीजिए। अर्जुन केलोरा ने कहा। वह जानता था कि अंततः उसे लू परिवार को छोड़ना पड़ेगा। वह हमेशा किसी और की छत के नीचे नहीं रह सकता था, और निश्चित रूप से वह अपने परिवार को किंजू पर्वत पर नहीं ला सकता था। यह न केवल असुविधाजनक था, बल्कि वह ऐसा करना भी नहीं चाहता था। जहां तक अपने परिवार की देखभाल की बात है तो वह ऐसा भी नहीं कर सकता था, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने ली फेयू के घर में क्रिम्सन वेल गिरोह के बारे में सोचा, जिसका धर्मनिरपेक्ष दुनिया में काफी प्रभाव था, और उनकी देखभाल करने में मदद मांगने के बारे में सोचा। वह ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे थे, बस ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनका परिवार बाकी जीवन आराम और समृद्धि से जी सके। यह एक मामूली बात है, इसे मेरे सामने लाओ, ली फेयू ने यह सुनकर सीधे कहा। आखिरकार वह क्रिम्सन वेल गिरोह का उपनेता था। यद्यपि वह कई वर्षों से घर से दूर थे और उपनेता के रूप में उनका पद चला गया था, फिर भी उनके पिता नेता थे और उन्हें विश्वास था कि यह मामला कोई समस्या नहीं बनेगा।
अर्जुन केलोरा ने आगे कहा, इसके अलावा मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से सभी खेती नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा, जो लोग भविष्य में साधना नहीं कर पाएंगे, मैं आपसे उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कहूंगा। यद्यपि बच्चों को बड़े होने और मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन चूंकि वे इसके बारे में बात कर रहे थे, अर्जुन केलोरा ने सीधे तौर पर इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया और पूछा कि क्या इस संबंध में विचार करने के लिए कोई बिंदु है। आखिरकार ली फेयू बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए बड़ा हुआ था और ऐसी चीजों से बहुत परिचित था। मार्शल आर्ट, यह कोई समस्या नहीं है, जाहिर है, लेकिन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग काफी कठिन है। क्या आप तैयार हैं? ली फेयू ने ऐसे कहा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो और उसने अपना सिर हिलाया। वह बता सकता था कि अर्जुन केलोरा आमतौर पर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और ऐसा व्यक्ति नहीं लगता था जो अपने बच्चों को कठिनाई सहन करने देगा। समय आने पर मैं उनके निर्णयों का सम्मान करूंगा। इसके अलावा थोड़ी सी कठिनाई क्या है? अर्जुन केलोरा ने हंसते हुए कहा। बेशक, उन्हें ऐसी चीजों से कोई परहेज नहीं था। यद्यपि वह अपने बच्चों को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करेगा, वह उन्हें लाड़ प्यार भी नहीं करेगा और वह उन्हें कठिनाइयों से बचने और लाड़ प्यार पाने नहीं देगा। इसके अलावा ये पहले बच्चे उसके भावी परिवार की नींव थे। बेशक, वह ये सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास करेंगे कि वे भटक न जाएं और उनकी सफलता के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए वे दोनों यात्रा करते हुए बातें करते रहे। रात में वे किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचने के लिए बारी बारी से निगरानी करते थे। क्यूई रिफाइनिंग के तीसरे स्तर पर अर्जुन केलोरा की सफलता के कारण उनके प्रस्थान में देरी हुई। इस डर से कि कहीं वे अपनी 3 साल की समय सीमा से चूक न जाएं, वे दोनों पूरी यात्रा में दिन रात लगे रहे। केवल 19 दिनों में वे किंगजू पर्वत से रूई क्षेत्र में पहुंच गए। यात्रा बिना किसी घटना के हुई, केवल कुछ जंगली पक्षी और जानवर ही थे तथा कोई वास्तविक खतरा नहीं था। जब वे रूई क्षेत्र में पहुंचे तो आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था। तो ये रूई क्षेत्र है, अर्जुन केलोरा ने शहर को देखकर आश्चर्य से कहा। रूई क्षेत्र उनकी कल्पना से कहीं अधिक व्यस्त और भव्य था। पूरा शहर भव्य और विशाल था, मानो कोई विशालकाय जानवर नीचे बैठा हो। शहर में रोशनी दिन के उजाले की तरह जगमगा रही थी। घनी आबादी वाले आवासीय मकान, इमारतें और दुकानें चहल पहल से गुलजार थीं। लोग सड़कों पर शटल की तरह चल रहे थे, जिससे एक जीवंत दृश्य बन रहा था, और दूरी पर अभी भी कई ऊंची शानदार इमारतें दिखाई दे रही थीं। ऐसा लगता है कि इस दुनिया की सांसारिक दुनिया मेरी कल्पना से भी अधिक समृद्ध है, अर्जुन केलोरा ने अपने सामने हलचल भरे शहर को देखते हुए आह भरी। अपनी स्मृतियों के जागृत होने से पहले वह एक साधारण किसान का बेटा था और अब तक वह सबसे दूर किंगहे काउंटी शहर तक ही गया था। रूई क्षेत्र का तो जिक्र ही मत कीजिए, मैं तो नान्यू प्रांत भी नहीं गया हूँ, जो कि किंगहे काउंटी के ऊपर है। इसका अर्थ ये भी है कि वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया के इन बड़े शहरों को वास्तव में नहीं समझता। परिणामस्वरूप जब उन्होंने रूई क्षेत्र को देखा तो उन्हें शंघाई में पहुंचे एक ग्रामीण जैसा महसूस हुआ। शहर में प्रवेश करने और दिशा निर्देश पूछने के बाद वे रूई टॉवर पर पहुंचे। ये रूई टॉवर वास्तव में रूई क्षेत्र का सबसे बड़ा रेस्तरां होने का हकदार है, जो 10 झांग से भी अधिक ऊंचा है। इमारत के सामने एक जेड रूई लटकी हुई है जिस पर 3 अक्षर रूई टॉवर उत्कीर्ण है, जो बहुत शानदार लग रहा है। चारों ओर छत से बड़ी बड़ी लाल लालटेनें लटकी हुई हैं तथा दीवारों पर जीवंत परिदृश्य और सौंदर्य के भित्ति चित्र बने हुए हैं। ली फेयू ने आगे बढ़कर घोषणा की कि वे होंग यी की तलाश कर रहे हैं। द्वारपाल को पहले ही निर्देश दे दिया गया था और वह रिपोर्ट करने के लिए अंदर चला गया। जल्द ही ब्रोकेड से सजे एक लंबे और राजसी व्यक्ति होंग यी रूई टॉवर से बाहर निकले। भाई लू। होंग यी ने उन्हें देखकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, लेकिन जब उसने अर्जुन केलोरा को देखा तो वह उसे कुछ और बार देखने से खुद को रोक नहीं सका, जैसे कि वह निश्चित नहीं था। अब अर्जुन केलोरा की उपस्थिति और स्वभाव 3 साल पहले की तुलना में बहुत बदल गया है। होंग यी, क्या तुम्हें मुझे इस तरह पहचानने में परेशानी हो रही है? अर्जुन केलोरा ने दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया देखकर मजाक किया। अगर भाई ली यहाँ नहीं होते तो मैं भाई लू में आए इन बदलावों की एक पल के लिए भी पुष्टि नहीं कर पाता। होंग यी ने अपना सिर हिलाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त की। वह 3 साल पहले की तुलना में अधिक खुश और प्रसन्नचित लग रहे थे। ली फेयू ने कहा, हर बार जब मैं उसे देखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदल गया है,
और आप दोनों कितने लंबे समय से अलग हैं, इसका तो जिक्र ही नहीं। वो हर कुछ महीनों में अर्जुन केलोरा से मिलकर पुरानी बातें याद करते थे, लेकिन उस समय कोई भावना नहीं थी, और जब वह वापस लौटा तो उसे हमेशा लगा कि अर्जुन केलोरा किसी अकथनीय तरीके से बदल गया है। हाँ भाई लू, आपको क्या हो गया है? आप तो बहुत बदल गए हैं। जबकि भाई ली ज्यादा नहीं बदले। हांग यी ने सिर हिलाया और आगे कहा, यह बेकार की बकबक करने की जगह नहीं है। मैंने रूई टावर में एक कमरा और एक निजी कमरा पहले ही बुक कर लिया है। भाई लू, इतनी यात्रा के बाद मैं आपका स्वागत करने और आपको तरोताजा करने के लिए ऊपर जाऊंगा। जियाओ जियुए, झाओ क्विनकिंग और हान लिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें अगले कुछ दिनों में यहां आ जाना चाहिए। जब वे बात कर रहे थे, होंग यी उन्हें रूई मंडप में ले गए। इसका आंतरिक भाग भव्य था, जिसमें सुनहरे बीम और रंग बिरंगी शहतीरें थीं, तथा बीच में एक सर्पिल सीढ़ी थी। वे तीनों सीढ़ियां चढ़कर 9वीं मंजिल पर स्थित एक सुंदर निजी कमरे में पहुंचे, जहां से वे खिड़की से सीधे बाहर के रात्रि दृश्य का आनंद ले सकते थे। भाई लू, 3 साल हो गए हैं। क्या आप किंगजू पर्वत के लू परिवार के साथ ठीक ठाक हैं? हांग यी ने गर्मजोशी से पूछा जब वे बैठे और उनके लिए चाय परोसी। ठीक है, ली फेयू ने सरलता से उत्तर दिया। उसे नहीं लगा कि उसकी स्थिति के बारे में कहने के लिए ज्यादा कुछ है। मैं काम चला रहा हूं, अर्जुन केलोरा ने भी संक्षेप में उत्तर दिया। अगर भाई ली ऐसा कह रहे होते तो मैं इस पर विश्वास कर लेता, लेकिन भाई लू, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं होंग यी पिछले कुछ सालों से लोगों से व्यवहार कर रहा हूं और खुद को एक पैनी नजर वाला इंसान मानता हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई लू के शरीर पर जो वस्त्र है वह एक ताओवादी वस्त्र है। और अगर मैं भाई लू को नहीं जानता होता तो मैं निश्चित रूप से आपको उन अमर साधना परिवारों में से एक युवा गुरु समझ लेता। तो भाई लू, आप पूरी तरह ईमानदार नहीं हैं। आप मेरे साथ दोस्त जैसा व्यवहार नहीं करते, है ना? हांग यी के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी के भाव के साथ हंसी। हालांकि उन तीनों के बीच पहले कोई विशेष गहरा रिश्ता नहीं था, लेकिन होंग यी के शब्दों में वे बहुत करीब लग रहे थे। मैंने भाई होंग से झूठ नहीं बोला। सच कहूं तो मैंने लू परिवार में तावीज बनाने की प्रतिभा खोजी थी, और अब मैं एक तावीज मास्टर बन गया हूं, इसलिए मेरी रहने की स्थिति काफी अच्छी है। अर्जुन केलोरा ने अपना सिर हिलाते हुए ये कहा। वह दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। बस बात यह है कि ऐसी बात छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये यात्रा एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई थी। वह अमर संप्रदाय के 3 शिष्यों जियो शियुए, झाओ किंग और हान लिन के साथ दोस्ती करना चाहता था और इस रिश्ते को बनाए रखना चाहता था। बेशक इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपके पास अपनी कुछ पूंजी होनी चाहिए, अन्यथा एक साधारणत अमर परिवार का दामाद अमर संप्रदाय के शिष्यों से मित्रता क्यों करेगा? फिलहाल प्रथम श्रेणी का तावीज मास्टर होना ही एकमात्र पूंजी है जो उसके पास खुले तौर पर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई लू इतने प्रतिभाशाली होंगे। सिर्फ 3 साल में ही वह एक तावीज मास्टर बन गया है। मैं भाई लू को शराब की बजाय चाय पिलाऊंगा। जब हांग यी ने ये सुना तो वह चौंक गया और गहरी सांस ली। वह थोड़ा और उत्साहित हुआ और चाय उठा ली। भाई होंग बहुत विनम्र है। मैं तो बस एक शुरुआती तावीज मास्टर हूँ, भाई होंग जितना स्वतंत्र और सहज नहीं हूँ। अर्जुन केलोरा ने भी चाय उठाकर उपहार दिया। इस रूई काउंटी शहर के स्वामी मार्क्वेस रूई हैं। वह होंग यी के पिता हैं। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में उनकी स्थिति वास्तव में असाधारण है, लेकिन 3 साल पहले की तुलना में अब वह दूसरों के साथ जिस तरह गर्मजोशी और विनम्रता से पेश आते हैं, उसे देखकर लगता है कि पिछले 3 सालों में उनमें काफी बदलाव आया है। मैं तो बस एक आम आदमी हूँ, ये दर्जा बताने लायक नहीं है। सच में भाई लू जितना अच्छा नहीं हूँ। इसके अलावा भाई लू की इतने कम समय में एक नौसिखिया तालिस्मन मास्टर बनने की क्षमता से पता चलता है कि उनके पास असाधारण प्रतिभा है। वह मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन और एक फीनिक्स हैं, और यह बहुत संभावना है कि वह भविष्य में दूसरे स्तर के तालिस्मन मास्टर बन जाएंगे। होंग यी ने भावुक होकर अपना सिर हिलाया, फिर गंभीरता से कहा। होंग यी के इन शब्दों से अर्जुन केलोरा को सचमुच कुछ राहत महसूस हुई। उनकी स्मृति में 3 वर्ष पहले के होंग यी में अहंकार का भाव था। हालांकि उन्होंने उनका और हान लिन का मजाक उड़ाने या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनके शब्दों और कार्यों में श्रेष्ठता की भावना थी। अतः इस दृष्टिकोण में परिवर्तन, इस विपरीतता ने स्वाभाविक रूप से उन्हें संतुष्टि का एहसास दिलाया।
बेशक वह किसी और के रवैये के कारण अपनी स्थिति पर कायम नहीं रहेगा और होंगी के साथ विनम्रता से बातचीत करेगा। होंगी के गर्मजोशी भरे माहौल में वे तीनों धीरे धीरे बातचीत करने लगे और एक दूसरे को जानने लगे। ये कई वर्षों के अलगाव के बाद किसी पुराने मित्र से मिलने जैसा था। इस प्रकार होंगी के उदार आतिथ्य के तहत अर्जुन केलोरर और ली फेयू 3 दिनों तक रूई टॉवर में रहे। 3 दिन बाद जियो शियुए, झाओ किंग और हान लिन रूई टॉवर पहुंचे। अर्जुन केलोरर और ली फेयू ने ये खबर सुनी और होंगी के साथ उनका स्वागत करने के लिए नीचे गए। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, उन्होंने तुरंत जियो शियायू और अन्य लोगों को देखा। भाई ली, यंग मास्टर हो, क्या आप अर्जुन केलोरर हैं? बर्फ सी सफेद पोशाक पहने और आकर्षक अंडाकार चेहरे वाली शियाओ शियू ने मुस्कुराते हुए अर्जुन केलोरर और अन्य लोगों का अभिवादन किया। वह ईमानदार और स्पष्टवादी लग रही थी। उसकी मुस्कान वसंत की हवा की तरह उज्ज्वल थी, जो उसके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित कर रही थी। उसके बगल में झाओ क्विंग ने बस थोड़ा सा सिर हिलाया। हल्के से पीछे बंधे बालों और हरे रंग की लंबी पोशाक पहने हुए उनके रूप को आश्चर्यजनक नहीं, बल्कि केवल सुरुचिपूर्ण और आकर्षक कहा जा सकता है। विशेषकर जब वह असाधारण रूप से सुंदर शियाओ शियू के बगल में खड़ी होती थी, तो वह एक विषम हरे पत्ते की तरह फीकी पड़ जाती थी। हालांकि उसकी गोरी त्वचा और उत्कृष्ट आकृति, लंबी टांगे और पतली कमर बेहद आकर्षक थी। भाई चांग शेंग, भाई ली, युवा मास्टर हो, हान लिन ने भी सभी का अभिवादन किया। दोनों महिलाओं की तुलना में वह अधिक साधारण लग रहा था। उसमें उपस्थिति का अभाव था। भूरे भूरे रंग का चोगा पहने और थोड़ी काली त्वचा के साथ उनका रूप रंग सरल था। न तो वे लंबे थे, न ही छोटे, न ही मोटे और न ही पतले। रूई टॉवर। अर्जुन केलोरर, ली फेयू, होंग यी, हान लिन, जियो जियू, झाओ क्विंग 6 लोग 3 साल बाद फिर से मिले। 3 वर्षों में वे सभी सांसारिक दुनिया से साधना पथ पर चले गए हैं और उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। मिस जियाओ, अमरता की दुनिया में ताकत सबसे अधिक सम्मानित है और आपको ही मुख्य स्थान मिलना चाहिए। होंग यी ने जियो जियू की ओर उत्साहपूर्वक कहा। हालांकि इस गर्मजोशी में अब वह उत्साह नहीं रहा जो 3 साल पहले था, किसी भी तरह की खोज से रहित। इसके बजाय ये दोस्तों के बीच मैत्रीपूर्ण और हार्दिक गर्मजोशी थी। होंग यी अच्छी तरह से जानता था कि वह अब जियो शियायू के लायक नहीं था। 3 साल पहले तो वह उससे मिल भी नहीं पाया था, अब तो बात ही छोड़ दीजिए। उसके पीछे जाने से सिर्फ अपनी ही बदनामी होगी, दोस्ती भी नहीं निभा पाएंगे। यदि ऐसा है युवा स्वामी होंग, तो मैं औपचारिकता पर खड़ी नहीं होऊंगी, जियो शियुए ने कहा। औपचारिकता पर जोर देने से पहले उसने थोड़ा संकोच किया। 3 साल पहले उनका व्यक्तित्व सीधा और जीवंत था, जो पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा नहीं बदला था, लेकिन अब वह और भी अधिक शालीनता और उदारता के साथ पेश आती हैं। चांग शेंग, आपका परिवर्तन अविश्वसनीय है, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। मैंने युवा स्वामी होंग से सुना है कि आप और भाई ली दोनों एक खेती करने वाले परिवार के दामाद हैं, और ऐसा लगता है कि आप काफी अच्छी तरह से रह रहे हैं। उस समय हान लिन ने अपने सामान्य सहज अंदाज में अर्जुन केलोरर से कहा। शुरुआत में 6 में से समूह की सुंदरता के रूप में जियो जियुए को मार्शल आर्ट की दुनिया में बहुत रुचि थी और वह अक्सर ली फेयू से इसके बारे में बात करती थी, इसलिए उनके बीच अपेक्षाकृत अच्छे संबंध थे। दूसरी ओर हान लिन और अर्जुन केलोरर की पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व समान थे, इसलिए उनके बीच अच्छे संबंध थे। खैर, अब हम सभी साधक हैं, इसलिए कुछ बदलावों की उम्मीद तो है ही, अर्जुन केलोरर ने हंसते हुए कहा, और वह काफी उदार दिखाई दिए। यद्यपि उनका महत्वपूर्ण परिवर्तन मुख्यतः उस साधना तकनीक के कारण था जिसका वे अभ्यास कर रहे थे। तकनीक के सिद्धांतों के अनुसार यह उनकी अच्छी नींव के कारण था, इसलिए उनके पास शर्मिंदा महसूस करने का कोई कारण नहीं था। ये सिर्फ कुछ परिवर्तन नहीं है, आपका परिवर्तन मेरे परिवर्तन से भी बढ़कर है। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं 18 परिवर्तनों से गुजरती हैं, क्या पुरुषों के लिए 20 परिवर्तन करना संभव है? जियो शियू ने चिढ़ाते हुए कहा। 3 साल पहले वह पहले से ही एक खूबसूरत महिला थी और अब 3 साल बाद वह और भी अधिक खिल गई है। हर मुस्कुराहट और चेहरे के भाव से वह दिलों और आत्माओं को मोहित कर रही है। अर्जुन केलोरर, जिसकी 9 रखैलें थीं, कुछ और बार जियो शियायू को देखने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार जियो जियू के पास न केवल एक उत्कृष्ट उपस्थिति थी, बल्कि उसके पास 4थी श्रेणी की आत्मा जड़ भी थी। यदि वह उसके लिए बच्चे पैदा कर सकती है, तो न केवल आध्यात्मिक जड़ों वाली संतान पैदा करने की उच्च संभावना होगी,
बल्कि मध्यवर्ती आध्यात्मिक जड़ों वाली संतान पैदा करने की भी संभावना होगी। हालांकि चौथी श्रेणी की आत्मा जड़ों वाले अमर संप्रदाय के एक अनुयायी की अपनी संतान होने की उम्मीद करना अवास्तविक था। लंबे समय तक ऐसा लगता रहा कि यह केवल सपनों में ही साकार हो सकता है। एक महिला 18 परिवर्तनों से गुजर सकती है और निश्चित रूप से एक पुरुष 20 परिवर्तनों से गुजर सकता है। क्या यह इसका उदाहरण नहीं है? अर्जुन केलोरा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, उसकी आंखें स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी थीं। सिस्टम द्वारा दिए गए आत्मविश्वास के साथ अर्जुन केलोरा अब शांत मानसिकता के साथ किसी का भी सामना कर सकता था और सभी के साथ समान व्यवहार कर सकता था। आपके पास प्रतिभा है, मेरे पास एक सिस्टम है। आपके पास पृष्ठभूमि है, मेरे पास एक प्रणाली है। तुम्हारे पास ताकत है, मेरे पास सिस्टम है। तो सभी लोग लगभग एक जैसे ही थे। आपके पास प्रतिभा और पृष्ठभूमि है तथा भविष्य के लिए असीमित संभावनाएं हैं। मेरे पीछे एक प्रणाली है, जब तक मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा मुझे भविष्य में सफलता मिलेगी। जल्द ही सभी लोग इस परिचित माहौल में बातचीत करने लगे। हालांकि मुख्य रूप से होंग यी और जियो शिवे ही थे जो बातचीत करते थे और चर्चा के लिए विषय ढूंढते थे। अर्जुन केलोरा और हान लिन ने प्रश्नों के उत्तर दिए तथा जब कोई दिलचस्प बात होती तो वे बीच में बोल पड़ते। ली फेयू और झाओ क्विन किंग अपेक्षाकृत कम बोलते थे, केवल पूछे जाने पर ही बोलते थे। इस बातचीत के दौरान सभी ने अपनी हाल की स्थितियों के बारे में बात की, जिससे अर्जुन केलोरा को कुछ हद तक सभी की स्थिति को समझने में मदद मिली। हालांकि होंग यी मार्क्वेस रूई का पुत्र था और 3 साल पहले ही क्यूई शोधन साधना के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। उसके पास वर्षों से साधना के ज्यादा संसाधन नहीं थे और उसे उन्हें अर्जित करने के लिए अपने ही प्रयासों पर निर्भर रहना पड़ा। परिणामस्वरूप वह अभी भी क्यूई शोधन के तीसरे साधना स्तर के शिखर पर है और उसे पार नहीं कर पाया है। इससे अर्जुन केलोरा को यह भी एहसास हुआ कि क्यूई रिफाइनिंग स्तर 3 से 4 तक की अड़चन उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन थी। अपनी चतुर्थ श्रेणी की आत्मा मूल के कारण जब जियाओ शियायुए नीले बादल संप्रदाय में शामिल हुई और आंतरिक शिष्या बनी तो उसे बड़ों का प्रत्यक्ष ध्यान प्राप्त हुआ। अब वह क्यूई शोधन के चौथे स्तर पर पहुंच गई है। यद्यपि हान लिन और झाओ किंग ब्लू क्लाउड कबीले में शामिल हो गए, उनकी आध्यात्मिक जड़ें औसत थीं, इसलिए वे केवल बाहरी शिष्य थे जो कि जियोशियायु से काफी अलग था। आंतरिक शिष्य केवल अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन साधना के अतिरिक्त बाहरी शिष्यों को भी कोई कौशल सीखने में समय लगाने की आवश्यकता होती है। चूंकि संप्रदाय पूरक लाभ और पारस्परिक सहायता पर ध्यान देता है, इसलिए श्रम का आंतरिक विभाजन स्पष्ट था। कुछ लोग युद्ध में, कुछ लोग संरचना में, कुछ लोग रसायन विद्या, शोधन, ताबीज बनाने में तथा कुछ लोग आत्मा क्षेत्र और औषधीय जड़ी बूटियों की खेती में निपुण होते हैं। बेशक असाधारण प्रतिभा वाले लोगों के लिए साधना को प्राथमिकता दी जाती है। जहां तक औसत प्रतिभा वाले लोगों का सवाल है, अन्य क्षेत्रों में उनकी योग्यता को ध्यान में रखा जाएगा। हान लिन, जो एक लोहार है, ने कलाकृतियों को परिष्कृत करने का शिल्प चुना। इस क्षेत्र में उनकी अच्छी प्रतिभा है और वे वर्तमान में एक मास्टर रिफाइनर के पास प्रशिक्षु हैं। साधना के संदर्भ में वह क्यूई शोधन के दूसरे चरण के शिखर पर है। झाओ क्विनकिंग ने फार्मासिस्ट का रास्ता चुना है और वह प्रशिक्षु स्तर पर भी है। उसकी साधना का स्तर हान लिन से थोड़ा अधिक है और वह पहले ही क्यूई शोधन के तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी है। सभी की हाल की स्थितियों के बारे में सुनने के बाद अर्जुन केलोरा को भी समझ में आ जाता है कि उसके और अमर संप्रदाय के शिष्यों के बीच का अंतर उतना बड़ा नहीं है जितना उसने सोचा था। हालांकि वह ये भी जानते हैं कि यह तो बस शुरुआत है। समय बीतने के साथ उनके बीच का अंतर बढ़ता जाएगा। भाई चांगशेंग वास्तव में ब्लू क्लाउड संप्रदाय में चौथी परीक्षा के दौरान हृदय प्रश्न मंच में जागने वाले पहले व्यक्ति होने के हकदार हैं। जैसा कि अपेक्षित था, ये कहावत सत्य है, सोना जहां कहीं भी हो चमकता है। जब सभी ने अपनी परिस्थितियां साझा की तो वे ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि अर्जुन केलोरा एक दामाद से तीसरे स्तर की क्यूई शोधन क्षमता वाले एक योग्य ताबीज मास्टर बन गए हैं। हान लिन ने भी बात की और कुछ जानकारी का खुलासा किया। भाई लू वास्तव में अमर संप्रदाय की परीक्षा के दौरान हृदय प्रश्न मंच परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहे। होंग यी और अन्य लोग ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। ये सही है। प्रशिक्षु शोधक बनने के बाद मेरी मुलाकात एक बड़े भाई से हुई जिन्होंने उस समय परीक्षा दी थी, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि भाई चांगशेंग को क्यों नहीं चुना गया।
बड़े भाई ने भाई चांगशेन को याद किया और कहा कि उनके पास केवल 9 आत्मा मूल हैं और वे बहुत बुरे हैं। अन्यथा वे हृदय प्रश्न मंच पर अपने प्रदर्शन के आधार पर निश्चित रूप से नीले बादल संप्रदाय में प्रवेश कर सकते थे। हान लिन ने कुछ अफसोस के साथ कहा, ये बहुत बुरा है। ली फेयू को भी अर्जुन केलोरा के लिए थोड़ा दुख हुआ। अन्य लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह वास्तव में अफसोस की बात है। यद्यपि पिछले 3 वर्षों में अर्जुन केलोरा की उपलब्धियों ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था, फिर भी उन सभी को लगा कि उसके लिए ब्लू क्लाउड संप्रदाय में शामिल होना और एक अमर संप्रदाय का शिष्य बनना बेहतर होगा। अफसोस की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि अब हालात काफी अच्छे हैं, अर्जुन केलोरा ने ये खबर सुनकर कहा, हालांकि उनके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। यदि वह ब्लू क्लाउड कबीले में शामिल होता तो उसे शादी करने और बच्चे पैदा करने के बारे में सोचने से पहले निश्चित रूप से कई वर्षों तक अनुभव प्राप्त करना पड़ता। उस स्थिति में वह काफी समय बर्बाद कर देगा और उसकी स्थिति अभी से बेहतर नहीं होगी। आप सही कह रहे हैं, भाई लू की प्रतिभा और कौशल जहां भी जाएंगे चमकेंगे। होंगी ने तुरंत मामले को सुलझाया और वे खाना पीना और बातचीत करना जारी रखते थे। मूलतः इस सभा का ध्यान जियो शियायू पर होना चाहिए था। हालांकि अर्जुन केलोरा, जो 3 साल पहले सबसे खराब स्थिति में थे, इस सभा में कुछ हद तक प्रमुख भूमिका निभाते दिखे। और इसलिए एक दिन साथ बिताने के बाद होंग यी के नेतृत्व में उन 6 लोगों ने 10 साल का समझौता करने और एक दूसरे को अलविदा कहने से पहले रुई काउंटी में एक और दिन दर्शनीय स्थलों की यात्रा में बिताया। जियाओ जियुए, झाओ क्विनकिंग और हान लिन ने न केवल अपनी नियुक्ति रखी, बल्कि अर्जुन केलोरा और ली फेयू की तरह अपने परिवारों से मिलने घर भी गए। हालांकि अर्जुन केलोरा जल्दी से वापस नहीं लौटे। उसने ली फेयू को पहले जाने दिया और बाद में उसे ढूंढने के लिए क्रिम्सन वेल गैंग के पास जाने की योजना बनाई। इस यात्रा के दौरान वह अपने शरीर पर लगे ताबीजों को बेचने के लिए एक स्थान भी ढूंढना चाहते थे और कुछ उच्च गुणवत्ता वाले और उच्च श्रेणी के ताबीजों के लिए सामग्री भी खरीदना चाहते थे। उसने पहले होंग यी से पूछा था कि आसपास अमर साधना बाजार कहाँ है। होंग यी ने अर्जुन केलोरा को बताया कि सांसारिक दुनिया में मूलतः कोई अमर साधना बाजार नहीं है, केवल दुष्ट साधकों के लिए कुछ ही सभा स्थल हैं। इन दुष्ट साधकों के एकत्रीकरण स्थलों पर कभी कभी व्यापारिक कार्यक्रम आयोजित होते थे और वह कुछ दिनों में कुछ जानकारी लेकर अर्जुन केलोरा के पास लौट आता था। कई दिनों बाद, रूई टॉवर, भाई लू, मैंने कुछ जानकारी इकट्ठी की है। रूई काउंटी से 300 मील दूर न्यूथो पर्वत पर रूज कल्टीवेटर्स का एक जमावड़ा है। वे एक व्यापारिक सभा कर रहे हैं और उम्मीद है कि यह 5-6 दिन और चलेगी। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो इस संचार ताबीज को न्यूतो पर्वत पर ले जाइए। कोई न कोई संरचना खोल देगा और आपको अंदर जाने देगा। होंग यी ने दरवाजा खटखटाया और अर्जुन केलोरा से बात की। बोलते हुए उसने एक भूरे रंग का ताबीज निकाला। धन्यवाद भाई होंग, मुझे यकीन है कि इसे पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। ये 3 निम्न श्रेणी के प्रथम श्रेणी के तावीज हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, इन्हें कृतज्ञता का प्रतीक समझिए। जैसे ही अर्जुन केलोरा ने ये कहा, उसने होंग यी को 3 निम्न श्रेणी के प्रथम स्तरीय ताबीज सौंपे। ये संचार ताबीज एक बुनियादी ताबीज था और विशेष रूप से मूल्यवान नहीं था। हालांकि ये तथ्य कि दूसरे पक्ष ने उनके लिए ये चीजें लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी, इसका मतलब था कि उन्होंने कुछ प्रयास किया था। बेशक जब बात आपसी एहसान की आती है तो लू चांगसेन दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होने देते। इसके अलावा होंग यी का भी धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक निश्चित दर्जा था और लू चांगसेन उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए तैयार थे। कौन जानता था कि भविष्य में जब उसके बच्चे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में बस जाएंगे तो उसे होंग यी को परेशान करना पड़ेगा। होंग यी को थोड़ी ईर्ष्या हुई जब उसने अर्जुन केलोरा के 3 ताबीज देखे, लेकिन उसने फिर भी हाथ हिलाया और कहा, भाई लू, आप बहुत दयालु हैं। मुझे इसमें ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा। भाई होंग, आप इतने विनम्र हैं कि मैं भविष्य में आपसे मदद नहीं मांग पाऊंगा। अर्जुन केलोरा ने होंग यी को ताबीज सौंपते हुए कहा, ऐसी स्थिति में मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करूंगा। ये देखकर होंग यी ने बिना मना किए ताबीज स्वीकार कर लिया। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई लू, रूई काउंटी में मेरे अभी भी कुछ संपर्क हैं। अगर भविष्य में तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक पूछ लेना। अब चूंकि अर्जुन केलोरा एक ताबीज मास्टर बन गया था और इतना उदार था, होंग यी स्वाभाविक रूप से उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता था। ठीक है, अगर भविष्य में कुछ होगा तो मैं पूछने में संकोच नहीं करूंगा।
अर्जुन केलोरा ने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया। वैसे भाई लू, अगर आप ऐसी किसी सभा में जाते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। रूजा कल्टीवेटर्स का ये समूह मिला जुला है, इनमें हालात पर नियंत्रण रखने के लिए कोई महान कल्टीवेटर नहीं है। इनके लिए अकेले कल्टीवेटर्स को निशाना बनाना आम बात है। अगर भाई लू ताबीज बेचने जा रहे हैं, अगर मात्रा बड़ी नहीं है, तो मैं रूई मार्क्विसेट की ओर से भाई लू के साथ व्यापार कर सकता हूं और उन सभी को स्वीकार कर सकता हूं। अर्जुन केलोरा ने 3 तावीज निकाले थे, ये देखकर हांग यी ने आगे कहा। उसने अनुमान लगाया कि अर्जुन केलोरा के पास शायद ढेर सारे तावीज होंगे और शायद वह उन्हें बेचने का इरादा रखता होगा। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में कई प्रमुख लोग साधना के बारे में जानते थे और स्वयं इसका अभ्यास करते थे। रूई मार्क्विसेट भी इसका अपवाद नहीं था, क्योंकि वहां 1 से ज्यादा साधक थे। हालांकि वे सभी क्यूई शोधन स्तर के साधक थे, जो सामान्य रूज स्तर के साधकों से थोड़े बेहतर थे। बेशक तावीजों की मांग थी, क्योंकि वे आवश्यक वस्तुएं थीं। हालांकि वह कहीं और से कम स्तर के तावीज खरीद सकता था। अर्जुन केलोरा से खरीदना सिर्फ एक सौदा पाने का मामला नहीं था, यह उनके रिश्ते को गहरा करने और लाभों का आदान प्रदान करने का एक तरीका था। अर्जुन केलोरा वर्तमान में प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी के तावीज मास्टर थे। उनके दूसरे स्तर तक पहुंचने की या भविष्य में प्रथम श्रेणी के उच्च श्रेणी के तावीज मास्टर बनने की भी उम्मीद थी। अगर वे प्रथम श्रेणी के उच्च श्रेणी के तावीज बना पाते तो यह एक बड़ा बदलाव होता। रूई मार्क्विसेट में उसकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रथम श्रेणी के उच्च श्रेणी के ताबीज मास्टर से संपर्क करना भी सहायक होगा, जो उसे ताबीजों का एक स्थिर स्रोत प्रदान कर सकता है। अगर भविष्य में उनके रिश्ते सुधर गए और अर्जुन केलोरा उसे बाजार से कम दाम पर ढेर सारे तावीज उपलब्ध करा सके, तो उसे अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। हो सकता है कि वह मार्क्विसेट के उत्तराधिकारी के पद के लिए भी प्रतिस्पर्धा कर सके। भाई होंग, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं इस बारे में सावधान रहूंगा। मेरे पास ज्यादा तावीज नहीं है, ये मुख्यतः मेरी अपनी सुरक्षा के लिए है। लेकिन अगर भाई होंग को किसी की जरूरत हो तो मैं आपको कुछ छूट पर बेच सकता हूं। अर्जुन केलोरा मुस्कुराया और 10 प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी के ताबीज निकाले। जब उन्होंने स्वयं को लू परिवार में प्रथम श्रेणी के ताबीज मास्टर के रूप में प्रकट किया, तब तक उनके पास लगभग 500 ताबीज एकत्रित हो चुके थे। उन 6 महीनों में उन्होंने लू परिवार द्वारा हर महीने उपलब्ध कराई गई सामग्री से लगभग 500 ताबीज इकट्ठा कर लिए थे। दूसरे शब्दों में, अब उसके पास लगभग 1000 ताबीज थे। यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण और आश्चर्यजनक संख्या थी। इन ताबीजों में से लगभग आधे निम्न श्रेणी के थे और शेष आधे मध्यम श्रेणी के थे। यदि इन्हें स्पिरिट स्टोन में परिवर्तित कर दिया जाए तो ये लगभग 2 से 3000 स्पिरिट स्टोन होंगे। बेशक अगर वे गुप्त रहते तो ऐसी बातें उजागर नहीं होती। यदि होंग यी उन्हें चाहता तो वह उन्हें कम कीमत पर बेचने को तैयार था। आखिरकार अर्जुन केलोरा स्वयं जानते थे कि इस रूज कल्टीवेटर व्यापार मेले में लगभग 1000 तावीज बेचना असंभव था। उसने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूं? बस बाजार भाव का पालन करो, होंग यी ने कहा। वह शुरू से ही छोटे मोटे लाभों के प्रति लालची नहीं होगा। भाई होंग, देखो कि क्या तुम इन ताबीजों का उपयोग कर सकते हो। अर्जुन केलोरा ने होंग यी को ताबीज सौंपे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई लू उपचारात्मक ताबीज बना पाएंगे। लगता है भाई लू जल्द ही मध्यम स्तर के ताबीज मास्टर बन जाएंगे। होंग यी ने जब एक ताबीज देखा तो वह आश्चर्य से बोला। यद्यपि वह ताबीज बनाना नहीं जानता था, फिर भी वह उनकी कीमतों से परिचित था। उदाहरण के लिए, एक निम्न श्रेणी के प्रथम श्रेणी के तावीज की कीमत कठिनाई के आधार पर 1 से 2 स्पिरिट स्टोन के बीच होगी, और एक उपचारात्मक ताबीज 2 आत्मिक पत्थरों से बना एक निम्न श्रेणी का ताबीज होने के कारण उसे बनाना अधिक कठिन था। मैं केवल कुछ ही चित्र बना पाया, अर्जुन केलोरा ने हाथ हिलाकर कहा। जब उन्होंने पहली बार पैसा कमाने के बारे में सोचा तो उनके हाथों में मौजूद अधिकांश प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी के ताबीज अधिक कठिन थे। मैं ये सारे तावीज ले लूंगा, लेकिन मेरे पास अभी इतने सारे स्पिरिट स्टोन नहीं हैं। भाई लू के साथ व्यापार करने से पहले मुझे वापस जाकर अपने पिता से स्पिरिट स्टोन मांगने होंगे। होंग यी को बोलने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। यद्यपि वह रूई के मार्क्विस का पुत्र था, फिर भी उसके पास बहुत अधिक आत्मिक पत्थर नहीं थे। इसके अलावा वह आत्मा पत्थरों को बचा नहीं सकता था, क्योंकि उसे नियमित रूप से साधना करनी पड़ती थी। जरूरी नहीं है भाई होंग, पहले ये ताबीज ले लो।
मैं व्यापार बैठक में शामिल होने के लिए न्यूतो पर्वत तक पैदल जाने वाला हूं और रास्ते में घर भी आऊंगा। आत्मिक घोड़े को अस्थायी रूप से भाई हॉर्न के पास छोड़ दिया जाएगा और मैं बाद में इसे लेने आऊंगा। अर्जुन केलोरा ने उदारतापूर्वक कहा। उसे इस बात का डर नहीं था कि हॉर्न ये इन ताबीजों के कारण उसके खिलाफ कोई द्वेष रखेगा। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में ऐसा करता है तो वह व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए इन ताबीजों का उपयोग करेगा। धन्यवाद भाई लू, निश्चिंत रहें, मैं उस आत्मा घोड़े की अच्छी देखभाल करूंगा। हॉन्ग यी ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया। उसने बिना कोई पैसा खर्च किए ये ताबीज वापस ले लिए, जिससे उसके पिता को यह विश्वास करने में आसानी हुई कि ताबीज मास्टर अर्जुन केलोरा के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है। कोई बात नहीं भाई हॉन्ग। अर्जुन केलोरा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर एक घोड़ा लिया और नान्यू प्रांत में न्यूतो पर्वत की ओर चल पड़ा। उसके पास जानवर की थैली नहीं थी और वह नहीं जानता था कि वह आत्मा के घोड़े पर सवार होकर न्यूतो पर्वत तक जा सकेगा या नहीं। इस परेशानी से बचने के लिए उसने घोड़े को खोने की चिंता किए बिना घोड़े की सवारी करने का निर्णय लिया। इतने लंबे समय तक आत्मिक घोड़े की सवारी करने और साधक बनने के बाद साधारण घोड़े की सवारी करना उनके लिए कोई चुनौती नहीं थी। अगले दिन जब हल्की ठंड के साथ भोर हुई, अर्जुन केलोरा अपने घोड़े पर सवार होकर रूई काउंटी से न्यूतो पर्वत तक गया। सबसे पहले उसने पहाड़ की तलहटी में एक फार्म हाउस ढूंढा और घोड़े को वहीं छोड़ दिया। फिर वह अकेले ही पहाड़ पर चढ़ गया और एक निर्जन स्थान पर पहुंचा, जहां उसने मानव त्वचा का मुखौटा पहन लिया, जिसे उसने अपने भंडारण बैग से पहले ही खरीद लिया था। अचानक ही वह सुंदर चेहरा पीली त्वचा और कुछ नीरसता वाले एक युवक में बदल गया। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा काला लबादा और हुड पहना। पूरे शरीर को हुड से ढके होने के कारण उसके चेहरे की विशेषताएं और बाल पूरी तरह से छिप गए थे, जिससे उसकी उपस्थिति को पहचानना असंभव हो गया था। इन तैयारियों को पूरा करने के बाद अर्जुन केलोरा ने पहाड़ पर चढ़ना जारी रखा और न्यूतो पर्वत के उत्तर की ओर ढलान की ओर बढ़ गया। ग्रामीणों के अनुसार ये ढलान पूरे वर्ष सफेद कोहरे से ढकी रहती है, लेकिन अर्जुन केलोरा ने अपनी आध्यात्मिक नेत्र तकनीक के माध्यम से हल्के आध्यात्मिक उतार चढ़ाव देखे और तुरंत समझ गए कि यह एक संरचना है। यही होना चाहिए। अर्जुन केलोरा ने अपने सामने धुंध को देखा और जान गया कि यही उसकी मंजिल है। उन्होंने हॉन्ग यी द्वारा दिया गया संचार ताबीज निकाला और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसे सक्रिय किया। अचानक ताबीज उसके हाथ से उड़ गया और ढलान पर कोहरे में गायब हो गया। अर्जुन केलोरा ने शांति से चाय का इंतजार किया। उसने देखा कि उसके सामने कोहरा छट रहा है और एक संकरा पहाड़ी रास्ता दिखाई दे रहा है जो अनंत काल तक जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। कुछ देर तक रास्ते की जांच करने के बाद अर्जुन केलोरा ने एक कदम आगे बढ़ाया और रास्ते में प्रवेश किया। अर्जुन केलोरा रास्ते पर चल पड़ा। आगे का दृश्य अंतहीन लग रहा था, मानो उसका कोई अंत ही न हो। लेकिन लगभग 100 मीटर चलने के बाद ऐसा लगा जैसे उसने कोई झील पार कर ली हो और उसके सामने का दृश्य अचानक बदल गया। ये चारों ओर से पहाड़ों से घिरी एक घाटी में तब्दील हो गई, जो विभिन्न फूलों और पौधों से लदी हुई थी। उसके पीछे, जहां वह अभी अभी दाखिल हुआ था, कोहरे से अवरुद्ध रास्ता था। घाटी बहुत बड़ी नहीं थी, लगभग 30 से 40 एकड़ में फैली हुई थी। चारों ओर प्राचीन शैली की इमारतें और मंडप बने हुए थे, जो इसे एकांत स्वर्ग जैसा रूप देते थे। घाटी के मध्य क्षेत्र में कई लोग साधारण बाजार विक्रेताओं की तरह व्यवस्थित ढंग से छोटी छोटी दुकानें और बूथ लगा रहे थे और उनके आसपास भीड़ उमड़ रही थी। अपने सामने के दृश्य को देखकर अर्जुन केलोरा को अचानक एहसास हुआ कि उसे अपने पिछले जीवन के ग्रामीण मेलों और खुले आसमान के नीचे लगने वाले किसानों के बाजारों की याद आ गई। यदि वह ये नहीं जानता होता कि यह रूजर कल्टीवेटर्स का जमावड़ा स्थल है, तो उनमें से अधिकांश अमर कल्टीवेटर्स थे, और यदि वे कहते कि यह एक धर्मनिरपेक्ष बाजार है, तो वह इस पर विश्वास कर लेता। इस घाटी के नीचे एक आत्मा व्यर्थ होनी चाहिए, लेकिन यह एक निम्न स्तरीय आत्मा व्यर्थ होना चाहिए। आध्यात्मिक ऊर्जा किंगजू पर्वतीय गांव की आध्यात्मिक ऊर्जा से कहीं ज्यादा खराब है। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा और उस केंद्रीय क्षेत्र की ओर चल पड़ा जहां दुकानें लगी हुई थीं। यहाँ के किसान विभिन्न शैलियों के परिधान पहनते थे। वहां विद्वान, भिक्षु, पुजारी और शूरवीर थे। कुछ लोग लंबी तलवारें और बड़े चाकू लेकर आए थे, जबकि अन्य लोग विशाल लौकी और आत्मिक जानवर लेकर आए थे। बेशक अर्जुन केलोरा जैसे कई लोग भी थे जो लबादों में लिपटे हुए थे। उच्च श्रेणी की उपचार गोलियां, मार्शल डाउ गोलियां सस्ते दामों पर।
100 साल पुराना जिनसेन, 100 साल पुराना पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम, सब कुछ सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन के लिए। एक ड्रैगन टैंडन, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को यह मिलता है। विरासत तकनीक, नौक्रांति, स्वर्ण शरीर शास्त्र, परिवर्तन के सच्चे भगवान द्वारा छोड़ी गई केवल 10 आत्मा पत्थर। गुप्त क्षेत्र से प्राचीन खोजें जिनमें दुर्लभ खजाने छिपे हैं, जब आप वहां से गुजरे तो उन्हें देखना न भूलें। दुकानों पर काफी चहल पहल थी, कई लोग चिल्ला रहे थे और अपना सामान बेच रहे थे, जिससे काफी हंगामा हो रहा था। अर्जुन केलोरा ने जब देखा कि कुछ स्टॉलों पर बर्तन, कटोरे, कढ़ाई, मांस, मछली, फल और सब्जियां आदि भी प्रदर्शित की गई थीं, तो वे अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। ऐसा लग रहा था कि रूजर कल्टीवेटर्स का ये जमावड़ा उसकी कल्पना से भी अधिक बुरा था, या शायद ये साधना जगत के निम्नतम स्तर पर जीवन की सच्ची तस्वीर थी। वे सांसारिक दुनिया में सामान्य लोगों की तरह ही संघर्ष कर रहे थे। अंतर केवल इतना था कि एक सांसारिक दुनिया में था और दूसरा साधना की दुनिया में था। उदाहरण के लिए किंगजुलू परिवार को ही लें, यद्यपि वे अपेक्षाकृत गरीब थे, फिर भी उनके पास एक स्थापित संस्थापक पूर्वज था जो उनका नेतृत्व करता था, और उनके पास आध्यात्मिक आधार वाली अपनी धन्य भूमि थी। थोड़ी देर घूमने के बाद अर्जुन केलोरा को इस व्यापार मेले के बारे में अच्छी जानकारी हो गई। इन दुकानों पर बेची जाने वाली वस्तुएं विविध प्रकार की थीं, लेकिन उनमें से अधिकांश अपेक्षाकृत सस्ती या नकली थीं। केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ऐसी वस्तुएं थीं जिनका उपयोग कृषकों द्वारा किया जा सकता था। आसपास की इमारतों में कई दुकानें भी थीं। वहां बेची जाने वाली वस्तुएं अपेक्षाकृत अधिक औपचारिक और उच्च श्रेणी की थीं। इस असभ्य कृषक सभा के आकार को देखते हुए उसके लिए अपने पास मौजूद लगभग 1000 ताबीजों को यहां बेचना असंभव था। यदि उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो उसके लिए न्यूतो पर्वत छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनमें से कुछ को बेचना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जल्द ही अर्जुन केलोरा को एक खाली जगह मिल गई और उसने अपने भंडारण बैग से ताबीजों का एक मोटा ढेर निकाला और उन्हें अपने सामने रख दिया। उन्होंने पास में रखे लकड़ी के बोर्ड पर लिखा, प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी के ताबीज, 1-2 स्पिरिट स्टोन प्रत्येक, 5 खरीदें, 1 मुफ्त पाएं। अभी तक के अपने अवलोकन से अर्जुन केलोरा ने प्रथम श्रेणी के मध्यम श्रेणी के ताबीज बेचने वाले बहुत से स्टॉल नहीं देखे थे। इसलिए उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी के मध्यम श्रेणी के तावीजों को प्रदर्शित न करने का निर्णय लिया ताकि अधिक ध्यान आकर्षित न हो। जहां तक मूल्य निर्धारण की बात है, जादुई औजार, गोलियां और ताबीज जैसी वस्तुओं की हमेशा मांग रहती थी और उनकी कीमतें आमतौर पर स्थिर रहती थीं। उन्हें तेजी से बेचने के लिए अर्जुन केलोरा ने 5 खरीदो 1 मुफ्त पाओ का सौदा पेश करने का फैसला किया। दोस्त, इस 5 खरीदो 1 मुफ्त पाओ सौदे में क्या मैं चुन सकता हूं कि मुझे कौन सा मुफ्त मिलेगा? कुछ ही देर बाद कोई व्यक्ति ताबीजों का निरीक्षण करने के लिए आगे आया और पूछा, अगर आप 2 स्पिरिट स्टोन की कीमत पर 5 खरीदते हैं तो आप अपनी पसंद का चुनाव कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ 1 स्पिरिट स्टोन की कीमत वाले ही चुन सकते हैं। अर्जुन केलोरा बोला। काले वस्त्र से एक गहरी और कर्कश आवाज आ रही थी। ठीक है। तुरंत ही साधक ने 2 आत्मिक पत्थरों वाले 6 ताबीज निकाले और अर्जुन केलोरा को 10 आत्मिक पत्थर दिए। पहला व्यवसाय खुलने के बाद लोग एक के बाद एक ताबीज खरीदने आए। ताबीज साधकों के बीच अपेक्षाकृत लोकप्रिय थे और लगभग सभी लोग आत्मरक्षा के लिए कुछ ताबीज अपने पास रखते थे। 5 खरीदें 1 मुफ्त पाएं की पेशकश और अर्जुन केलोरा के ताबीजों की गुणवत्ता, प्रतीकों की जटिलता से आम आदमी को भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने के कारण बिक्री में लगातार वृद्धि हुई। 2 घंटे से कुछ अधिक समय के बाद अर्जुन केलोरा द्वारा लाए गए लगभग 100 ताबीज बिक गए। कुल मिलाकर उन्होंने 133 स्पिरिट स्टोन अर्जित किए। किसी शिल्पकला से धन कमाना वास्तव में एक निश्चित तरीका है। अर्जुन केलोरा सोने की इस पहली कमाई से बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थे। 100 ताबीजों की कीमत लगभग 22 आत्मा पत्थर थी, लेकिन अब वह उन्हें 6 गुना अधिक कीमत पर बेच रहा था। यदि उसने प्रथम श्रेणी मध्य स्तर के तावीजों को 3 से 5 स्पिरिट स्टोन प्रति तावीज की कीमत पर बेचा होता तो वह अपना लाभ 2 गुना कर सकता था। आखिरकार तावीज बनाने के लिए साधारण सामग्रियों का उपयोग करके प्रथम श्रेणी मध्यम श्रेणी के तावीज बनाने में अर्जुन केलोरा की सफलता दर भी 100% थी। ये वह आत्मविश्वास था जो अर्जुन केलोरा को तब था जब उसने लू परिवार को छोड़ा था, ये जानते हुए कि वह इस दुनिया में खुद को स्थापित कर सकता है। उन ताबीजों को बेचने के बाद अर्जुन केलोरा ने ताबीजों को बिक्री के लिए रखना बंद कर दिया।
आखिरकार अन्य लोग दसियों या दर्जनों की संख्या में ताबीज बेचते हैं और लगभग 100 की संख्या में बेचना पहले से ही काफी अधिक था। यदि वह अधिक बिक्री करता तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह अवांछित ध्यान आकर्षित कर लेगा, इसलिए उसे सावधान रहना था। तुरंत ही अर्जुन केलोरा ने अभी भी गर्म आत्मा पत्थरों को अपने हाथ में पकड़ लिया और उन्हें खर्च करना शुरू कर दिया। एक दुकान में अर्जुन केलोरा ने उन्नत तावीज कागज और उच्च गुणवत्ता वाली स्पिरिट स्याही बिक्री के लिए देखी। हालांकि गुणवत्ता औसत दर्जे की थी, यहां तक कि थोड़ी घटिया भी। तावीज बनाने के लिए सामग्री को साधारण, उन्नत और उच्च श्रेणी में विभाजित किया गया था, लेकिन कच्चे माल और विनिर्माण प्रक्रियाओं के आधार पर गुणवत्ता में भी अंतर था। इस दुकान में सामग्री मानक स्तर की नहीं थी, लेकिन वहां भी ज्यादा विकल्प नहीं थे, इसलिए अर्जुन केलोरा ने कीमतों के बारे में पूछताछ की। ताबीज कागज के 10 शीटों के बंडल के लिए 5 स्पिरिट पत्थर तथा स्पिरिट स्याही के एक बॉक्स के लिए 5 स्पिरिट पत्थर। ये सामान्य ताबीज कागज और स्पिरिट स्याही की कीमत से 5 गुना अधिक था। हालांकि यह अभी भी एक उचित मूल्य था। यदि कोई प्रथम श्रेणी के मध्यम स्तर के ताबीज बनाने के लिए इतनी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री खरीदता है तो उसे ज्यादा लाभ नहीं होगा, लेकिन अर्जुन केलोरा के लिए, जो प्रथम श्रेणी के ताबीज बना सकते थे, ये फिर भी एक लाभ था। कुछ मोलभाव के बाद अर्जुन केलोरा ने दुकान में उपलब्ध उच्च श्रेणी के तावीज कागज के सभी 12 बंडलों और स्पिरिट स्याही के 3 बक्से खरीदने के लिए 66 स्पिरिट पत्थर खर्च किए। वह इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे बिक्री के लिए कोई उच्च श्रेणी का ताबीज कागज या स्पिरिट स्याही नहीं दिखी। ये भी सामान्य बात थी। इस प्रकार के रूज कल्टीवेटर संग्रह के लिए सर्वोत्तम तावीज बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री कुछ हद तक उच्च गुणवत्ता वाली होती है। जब वह घूम रहा था तो अर्जुन केलोरा ने एक स्टॉल देखा जो अमर साधना पर किताबें बेच रहा था। वह विभिन्न अमर साधना अभिलेखों, यात्रा नोट्स और नोटों से मोहित हो गया, इसलिए उसने उनमें से 10 खरीदने के लिए एक स्पिरिट स्टोन खर्च किया। बाद में उन्होंने देखा कि मौलिक आध्यात्मिक सामग्रियां भी बेची जा रही थीं। कई स्टॉलों पर जाने के बाद अर्जुन केलोरा ने अमर आसन तकनीक का अभ्यास करने के लिए आवश्यक सभी मौलिक आध्यात्मिक सामग्रियां खरीदी। ये सभी सामग्रियां प्रथम श्रेणी की, मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्रियां थीं, बहुत महंगी नहीं थीं, लेकिन सस्ती भी नहीं थीं। कुल मिलाकर 59 आत्मा पत्थर थे। उसके द्वारा अर्जित लगभग सभी आत्मा पत्थर खत्म हो चुके थे, लेकिन अर्जुन केलोरा वहां से नहीं गया। वह लगातार इधर उधर देखता रहा, इस उम्मीद में कि उसे ताबीज बनाने के लिए बेहतर ब्रश मिल जाएंगे। अब वह जिस ब्रश का उपयोग कर रहा था वह एक सुनहरा हेयर ब्रश था जो उसे लू परिवार द्वारा दिया गया था। ये साधारण ब्रशों में सर्वोच्च गुणवत्ता का था, लेकिन यह अभी तक जादुई उपकरणों के स्तर तक नहीं पहुंचा था। यद्यपि इसका उपयोग प्रथम श्रेणी के ताबीज बनाने के लिए किया जा सकता था, फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। चारों ओर देखने के बाद भी संतोषजनक ब्रश न मिलने पर अर्जुन केलोरा ने हार मान ली। ये सोचते हुए कि उसे अभी भी ली फेयू को खोजने के लिए क्रिम्सन वेल गिरोह के पास जाना है और क्रिम्सन वेल गिरोह से अपने परिवार की देखभाल करने के लिए कहने पर विचार करते हुए उसे कुछ उपहार लाने थे, अर्जुन केलोरा ने एक स्टॉल से सांसारिक अमृत की कई बोतलें खरीदी। ये धर्मनिरपेक्ष अमृत बहुत सस्ते हैं और रसायन विद्या के प्रशिक्षुओं द्वारा परिष्कृत निम्न स्तरीय अमृत है। इसकी कीमत साधारण ताबीज के समान थी, एक स्पिरिट स्टोन के लिए 2 बोतलें। अर्जुन केलोरा ने 2 स्पिरिट स्टोन खर्च करके 5 बोतलें खरीदी। उसे लगा कि अब काफी हो गया है, इसलिए वह इधर उधर नहीं भटका। वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौटा और सीधे घाटी से बाहर चला गया। घाटी से निकलने के बाद अर्जुन केलोरा ने ये सुनिश्चित किया कि आसपास कोई न हो। उसके बाद उसने अपने साथ ले जा रहे सामान को अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। फिर सावधानी के तौर पर उसने अपनी थैली से एक हल्का ताबीज निकाला और उसे अपने ऊपर इस्तेमाल किया। अपने पैरों की हल्की सी थपथपाहट से उसका पूरा शरीर अबाबील की तरह हल्का हो गया और वह तेजी से पहाड़ से नीचे उतर गया। तथापि अर्जुन केलोरा के जाने के कुछ ही क्षण बाद 3 आकृतियां घाटी से बाहर निकलीं। इस बच्चे के सभी ताबीज उच्च स्तरीय हैं, स्पष्टतः किसी उच्च स्तरीय ताबीज मास्टर द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन इस बच्चे के पास केवल तृतीय स्तर की क्यूई शोधन की साधना है। व्यापार करने के लिए ऐसी जगह आना और इतना सतर्क रहना, वो जरूर कोई भाग्यशाली रूजर साधक होगा जिसके पास मूल्यवान वस्तुएं होंगी। लालची और भयावह भावों के साथ तीनों व्यक्तियों ने उस दिशा में देखा जहां अर्जुन केलोरा गया था, जल्दी से अपनी हवा में हेरफेर करने की तकनीक का इस्तेमाल किया और उसके पीछे दौड़ पड़े।
प्रकाश शरीर ताबीज के आशीर्वाद के तहत अर्जुन केलोरा एक अबाबील की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था, ऐसे कदम बढ़ा रहा था जैसे कि वह उड़ रहा हो। जब वह पहाड़ की आधी ऊंचाई पर पहुंचा तो अचानक उसने अपने पीछे शोरगुल सुना। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने तुरंत बांस की टोपी पहने 3 आकृतियों को देखा, जो हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए पहाड़ से नीचे उतर रही थी। तुरंत ही अर्जुन केलोरा का दिल धड़क उठा और उसकी अभिव्यक्ति काली पड़ गई। क्या उन्हें निशाना बनाया जा रहा था? यह अर्जुन केलोरा का पहला विचार था। ऐसा संयोग और कैसे हो सकता है? जब वह पहाड़ पर चढ़ा तो उसे कोई नहीं मिला, और अब जैसे ही वह पहाड़ से नीचे आया 3 लोग एक साथ जल्दी से नीचे भाग रहे थे। इसके अतिरिक्त यद्यपि तीनों आकृतियां बांस की टोपी पहने हुए थीं, फिर भी उनके चेहरे स्पष्ट रूप से नहीं देखे जा सके। हालांकि अर्जुन केलोरा को स्पष्ट रूप से याद था कि उनमें से एक ने पीले रंग का लबादा पहना हुआ था और उसका शरीर गठीला था। ऐसा लग रहा था जैसे इस व्यक्ति ने पहले भी उससे ताबीज खरीदे हों। इस समय अर्जुन केलोरा को कम से कम 60 से 70% यकीन था कि ये 3 लोग उसके लिए आ रहे थे। अरे, मैं इतनी सावधानी बरत रहा था कि बेचने के लिए सिर्फ कुछ ही तावीज ला पाया, फिर भी मैंने ध्यान आकर्षित किया। अर्जुन केलोरा ने चेहरे पर उदासी के भाव के साथ कहा। बिना अधिक सोचे समझे उन्होंने तुरंत एक मध्यम श्रेणी का वायु ताबीज निकाला और उसे आध्यात्मिक शक्ति से सक्रिय कर दिया। तुरंत ही नीली हवा का एक झोंका उसे घेर लिया, जिससे हवा उसके पैरों के नीचे घूमने लगी और उसकी गति बहुत बढ़ गई। वह हवा के झोंके की तरह आगे बढ़ा, जिससे उसका लबादा जोर से लहराने लगा, उसका हुड उड़ गया और उसका चेहरा जलने लगा। हवा से यात्रा करने का ताबीज। इस बच्चे के पास वास्तव में एक मध्यम स्तर का ताबीज है। इतने सारे ताबीज बेचने में सक्षम होने के कारण वह वास्तव में एक मोटी भीड़ है। अर्जुन केलोरा का पीछा कर रहे 3 लोगों ने ये देखा और उनकी आंखें चमक उठी तथा उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी। उनकी नजर में अर्जुन केलोरा अब एक मेमना था जो वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। स्वूश स्वूश स्वूश। अर्जुन केलोरा के कुछ देर तक दौड़ने के बाद उसने देखा कि उसके पीछे वाले 3 व्यक्ति भी अपनी गति बढ़ा रहे थे और पीछे छूटने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। वास्तव में वे एक दूसरे के और करीब आ रहे थे और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर होती जा रही थी। उस समय वह बिना सोचे समझ गया कि ये तीनों उसके पीछे पड़े हैं और उसे मारकर उसका सामान छीनना चाहते हैं। इसके अलावा एक प्रकाश तावीज और एक पवन यात्रा तावीज की शक्ति के बावजूद वह इन तीनों को नहीं छोड़ पाया। इससे पता चलता है कि उनकी साधना का स्तर उससे कहीं ज्यादा ऊंचा था, कम से कम क्यूई शोधन के 6ठे या 7वें स्तर पर या उससे भी अधिक। चूंकि मैं बच नहीं सकता, इसलिए मुझे लड़ना होगा। अर्जुन केलोरा को पता था कि इस तरह भागना कोई समाधान नहीं है, इससे केवल उसकी ऊर्जा बर्बाद होगी। उसकी आंखों में निर्दयता की चमक उठी। तुरंत ही उसने अपने भंडारण बैग में हाथ डाला और मुट्ठी भर ताबीज निकाले, कुल मिलाकर लगभग 10 से 20, और अपने हाथ में गोल्डन ब्रिक ताबीज का खजाना कसकर पकड़ लिया। भागते समय वह पीछे मुड़कर उन तीनों को देखता रहा। दोस्त, कृपया रुकें। दोस्त, तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? मैं तो बस तुम्हें जानने और दोस्त बनाने आया हूँ। ये सही है, हम सिर्फ आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तीनों ने लगातार उनका पीछा करना जारी रखा और जैसे ही वे पास आए, चिल्लाने लगे, दोस्त बनाना है ना? दोस्त बनाना तो मेरा सबसे पसंदीदा शगल है। ये सुनकर अर्जुन केलोरा ने अपने कदम रोक दिए और उदासीन भाव से उन 3 व्यक्तियों को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। जैसे ही तीनों उसके जादू के हमलों की सीमा में पहुंचे, अर्जुन केलोरा ने अपने हाथ में सभी ताबीज सक्रिय कर दिए। तुरंत ही ताबीजों से चमकती हुई रोशनी फूट पड़ी। उनमें से कुछ अर्जुन केलोरा के नियंत्रण में धुंधली सुनहरी रोशनी पानी के पर्दे और लताओं में बदल गए, जिन्होंने अर्जुन केलोरा के शरीर को ढक लिया। जबकि उनमें से अधिकांश मुट्ठी के आकार के आग के गोले, पानी के गोले, मोटे तीर और तीखे अर्धचंद्र में बदल गए। वे सभी हवा में सीटी बजाते हुए पास आ रहे तीनों पर गोली चलाने लगे। अरे नहीं, ध्यान से, इस आदमी के पास अभी भी बहुत सारे ताबीज हैं। अर्जुन केलोरा को एक साथ इतने सारे ताबीज छोड़ते देख वे तीनों भी अचंभित रह गए। वे सभी क्यूई शोधन के 6ठे या 7वें स्तर पर थे और उनके लिए ताबीजों की ऐसी बौछार से खुद का बचाव करना कठिन था। हालांकि वे सभी साधना जगत के अनुभवी व्यक्ति थे। बिना किसी कौशल के वे किसानों को लूटने का साहस नहीं कर पाते।
छोटे आकार के एक व्यक्ति ने भी कई ताबीज निकाले और उन्हें तुरंत सक्रिय कर दिया तथा अपने हाथ में पीली रोशनी की चमक के साथ मंत्रों का जाप करने लगा। पृथ्वी दीवार तकनीक। धरती की एक मोटी दीवार तेजी से जमीन से उठी, जिसने तावीजों की आने वाली बौछार को रोक दिया। बूम बूम बूम। हालांकि ताबीजों के इस हमले की भयंकर मारक क्षमता के कारण पृथ्वी की दीवारें शीघ्र ही ध्वस्त हो गईं। जैसे ही दीवारें पूरी तरह से ढहने वाली थीं, तीनों में से एक लंबे पतले व्यक्ति ने पहले ही एक काली ढाल बुला ली थी। ढाल तेजी से फैल गई। जैसे ही वह उसके हाथ से उड़ी, हवा में घूमने लगी और एक गहरी काली रोशनी उत्सर्जित करने लगी, जो ताबीजों की भयंकर मारक क्षमता को झेल गई। तीनों में से अंतिम पीले वस्त्र पहने एक हट्टा कट्टा आदमी ने कई इंच लंबा एक उड़ने वाला चाकू बुलाया। उड़ता हुआ चाकू एक सफेद धार में बदल गया और सीधे अर्जुन केलोरा के माथे पर जा लगा। उसी समय उन्होंने अर्जुन केलोरा के शरीर से एक चौंकाने वाली आभा निकलती हुई महसूस की। केवल ये देखने के लिए कि अर्जुन केलोरा का काला वस्त्र बिना हवा के फड़फड़ा रहा था, सरसराहट की आवाज कर रहा था और उसके हाथ से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। सुनहरी रोशनी से चमकती एक आयताकार वस्तु उसके हाथ से निकली और तेजी से ऊपर की ओर उछली तथा हवा में तेजी से फैल गई। इससे उड़ते हुए चाकू की गति धीमी हो गई और उन्होंने उस वस्तु से निकलने वाली अद्भुत आभा और शक्ति को महसूस किया। यह आदमी वाकई बहुत मोटा भेड़ है। इसके पास न सिर्फ ढेरों तावीज हैं, बल्कि इसके पास ढेरों खजाने भी हैं। छोटे पतले आदमी ने ये देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। हालांकि पीले वस्त्र पहने जिस हटे कट्टे आदमी ने उड़ने वाले चाकू को बुलाया था, उसने तेजी से बढ़ती हुई सुनहरी ईंट को देखा और जब उसे इसकी उत्पत्ति का एहसास हुआ तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। कलाकृति। वह जल्दी से चिल्लाया, उसकी गहरी आवाज भय से भरी हुई थी। क्या कलाकृति? ये सुनकर अन्य दो व्यक्ति दंग रह गए। आसमान में एक छोटे से घर के आकार तक बढ़ चुकी सुनहरी ईंट को देखकर उनकी आंखें अचानक चौंककर चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, सुनहरी ईंट आध्यात्मिक ऊर्जा से घिर गई, जिससे भयानक दबाव उत्पन्न हुआ। परिणामस्वरूप उन तीनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अपनी पीठ पर पहाड़ उठाए हुए हैं। उनके शरीर भारी हो गए थे, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा सुस्त हो गई थी और वे हिलने में असमर्थ थे। खतरा, बहुत बड़ा खतरा। उस समय उन तीनों को अपने ऊपर मौत का साया मंडराने लगा और वे सभी घबराकर चिल्लाने लगे तथा दया की भीख मांगने लगे। दोस्त, चलो बात करते हैं। यार, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। मैं गलत था, मैं अंधा था। प्रभु, मेरी 80 साल की माँ और 3 साल का बच्चा है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, कृपया अपनी दिव्य शक्ति वापस ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए। उस क्षण उन्हें अवास्तविकता का एहसास हुआ। बिल्कुल अवास्तविक, इतना अवास्तविक कि यह विश्वास से परे था, समझ से परे था। एक तीसरे स्तर के क्यूई शोधन साधक जो एक व्यापार मेले में भाग लेने के लिए इतनी छोटी जगह पर आया था, उसके पास वास्तव में एक कलाकृति थी। यह अपमानजनक है। यदि आपके पास जादुई खजाने हैं तो आप भाग क्यों रहे हैं? यदि आपने अपने जादुई खजाने का खुलासा कर दिया होता तो हम आपके पीछे भागने की हिम्मत क्यों करते? हम बस पलटकर चले जाएंगे, शायद माफी भी मांग लेंगे। कौन बिना किसी शब्द के जादुई खजानों का उपयोग करता है? हमारे जैसे लोगों को मारने के लिए जादुई खजानों का उपयोग करना व्यर्थ है। क्या हम इसके लायक हैं? उस समय वे तीनों शब्द खो बैठे थे। गोल्डन ब्रिक का दबाव इतना अधिक था कि वे बोल भी नहीं पा रहे थे। एक छोटे पहाड़ की तरह सुनहरी ईंट उन तीनों पर भारी रूप से गिर पड़ी। टकराना। एक बहरा कर देने वाली आवाज गूंजी, जिससे पूरा न्यूटो पर्वत हिंसक रूप से हिलने लगा। क्या वे मर गए हैं? सुनहरी ईंट गिरते ही अर्जुन केलोरा का दिल धड़क उठा। वह उस स्थान को घूरता रहा जहां सुनहरी ईंट एक छोटे पहाड़ की तरह खड़ी थी। इस प्रहार से तीनों को चीखने का भी मौका नहीं मिला। ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वर्ण ईंट के प्रभाव से कई रक्षात्मक मंत्र और काली ढाल कलाकृतियां गायब हो गईं। हु। एक क्षण की सुन्नता के बाद, जिसने उनकी मृत्यु की निश्चितता की पुष्टि की, अर्जुन केलोरा भी शांत हो गया। उसकी भावनाएं थोड़ी थोड़ी अस्थिर हो गईं, क्योंकि वह सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। हालांकि ये तावीज ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं लेते थे, लेकिन मानसिक ऊर्जा जरूर लेते थे। लगभग 20 तावीजों को एक साथ रखना उनके लिए काफी थका देने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खजाने के ताबीज स्वर्ण ईंट को सक्रिय करने से उसकी आधी से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा सीधे तौर पर खर्च हो गई।
एक विचार के साथ अर्जुन केलोरा ने ताबीज को दूर रख दिया। विशाल स्वर्ण ईंट ने तुरंत अपनी चमक वापस ले ली, अपने मूल रूप में लौटाए और एक ताबीज के रूप में परिवर्तित हो गई, जो अर्जुन केलोरा के हाथ में वापस आ गई। जहां गोल्डन ब्रिक गिरी थी, वहां 10 मीटर चौड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। एक क्षण में तीनों डाकू खून से सनी मिट्टी में बदल गए। जहां तक काली ढाल कलाकृति का प्रश्न है, वह स्वर्ण ईंट के हमले से सीधे तौर पर चकनाचूर और विकृत हो गई तथा लोहे के एक टुकड़े में बदल गई। क्या ये खजाने के ताबीज की शक्ति है? ये तो भयानक है। मैं अभी क्यूई शोधन के तीसरे चरण पर हूं और मैं इसकी शक्ति का केवल एक भाग ही मुक्त कर सकता हूं। यदि मैं क्यूई शोधन के बाद के चरणों में होता या यहां तक कि फाउंडेशन स्थापना चरण में होता, तो खजाने के ताबीज की पूरी शक्ति को उन्मुक्त करना और भी अधिक आश्चर्यजनक होता। अर्जुन केलोरा ने विशाल गड्ढे में तीनों आकृतियों को बूंदेदार होते देखा, अपने कुछ सूखे होठों को चाटा और बहुत हैरान हुआ। ये पहली बार था जब उसने खजाने के ताबीज का इस्तेमाल किया था और उसकी शक्ति का अनुभव किया था। उसने एक साथ 10 से अधिक ताबीज फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन 3 लोगों ने उन सभी को रोक दिया। लेकिन जैसे ही जादुई खजाना बाहर आया, उसने बिना किसी प्रयास के सब कुछ नष्ट कर दिया। उन तीनों के पास अपना बचाव करने का कोई रास्ता नहीं था। परिणामस्वरूप अर्जुन केलोरा ने न केवल जादुई खजानों की शक्ति देखी, बल्कि एक फाउंडेशन स्थापना चरण साधक की शक्ति की भी झलक देखी। क्यूई शोधन के अपने तीसरे चरण द्वारा सक्रिय जादुई खजानों की शक्ति के साथ उन्होंने अनुमान लगाया कि यह आधार स्थापना चरण साधक के एक ही प्रहार के बराबर था। इस डर से कि वह जो शोर मचा रहा था उससे ध्यान आकर्षित हो सकता है, अर्जुन केलोरा ने ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की और मतली को सहन किया और गहरे गड्ढे में कूद गया और मांस और खून की कीचड़ से 3 लोगों के भंडारण थैलों को खोद डाला। शुद्धिकरण तकनीकों का उपयोग करते हुए उन्होंने थैलियों से रक्त और मांस को साफ किया, फिर एक अग्नि ताबीज से मांस और कीचड़ के सभी निशानों को नष्ट कर दिया। पास में पड़ी क्षतिग्रस्त और विकृत लोहे की ढाल और उड़ते हुए चाकू की कलाकृति को उठाकर उसने अपने ऊपर वायु नियंत्रण ताबीज का प्रयोग किया, गहरे गड्ढे से बाहर कूद गया और तेजी से उस क्षेत्र से बाहर निकल गया। 1 घंटे बाद अपने मूल स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के बाद अर्जुन केलोरा अपने घोड़े पर सवार होकर न्यूतो पर्वत से दूर चले गए और लगभग 100 मील दूर जाकर केवल तभी विश्राम करने के लिए रुके जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है, ताकि वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की तैयारी कर सकें। ओह, शुक्र है कि मैंने ऊर्जा बचाने की कोशिश नहीं की। तावीजों को सक्रिय करने के बाद मैंने तुरंत जादुई खजाने का इस्तेमाल किया। अन्यथा केवल निम्न और मध्यम स्तर के तावीजों पर निर्भर रहकर उन तीनों को मारना संभवतः असंभव होगा। ये साधना जगत वाकई बेहद खतरनाक है। मैं इतनी सावधानी बरत रहा हूँ, फिर भी मुझे निशाना बनाया जा रहा है। लगता है मुझे भविष्य में और भी अधिक सावधान रहना होगा। अर्जुन केलोरा को आराम करने के लिए एक उपवन मिला और उसे पहले की स्थिति याद आ गई। उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन साथ ही राहत भी महसूस हुई। इतना सतर्क होने के बावजूद भी निशाना बनाए जाने के विचार ने उसे उच्च स्तर पर साधना जगत के खतरे का एहसास कराया। उन्होंने महसूस किया कि यह साधना जगत जीवित रहने के नंगे नियमों वाले जंगल की तरह है, जहां बलवान कमजोरों का शिकार करते हैं। बिना ताकत के व्यक्ति कभी भी कहीं भी खतरे और दुर्घटनाओं का शिकार हो सकता है। ऐसा लगता है कि किसी गुट में शामिल होना और किसी बड़े पेड़ पर झुक जाना ही सही रास्ता है। भले ही मैं लू परिवार का एक आश्रित सदस्य हूं, लेकिन कम से कम सुरक्षा के मामले में मुझे कुछ सुरक्षा तो है। अपने आप से बुदबुदाते हुए अर्जुन केलोरा को भी पारिवारिक गुटबाजी के फायदे का एहसास हुआ। पारिवारिक संप्रदायों में हालांकि सामूहिक योगदान की अपेक्षा की जाती है, कम से कम प्रारंभिक अवस्था में कोई न कोई व्यक्ति सहायता प्रदान करता है और अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है। थोड़े समय के ध्यान के बाद अर्जुन केलोरा अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। सांसारिक दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी। ध्यान के माध्यम से स्वयं को पुनः स्वस्थ करना बहुत धीमी गति थी और वह नहीं जानता था कि इसमें कितना समय लगेगा। उसने एक स्पिरिट स्टोन निकाला और ठीक होने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। काफी समय के बाद क्रिस्टल सा साफ स्पिरिट स्टोन काफी धुंधला हो गया। स्पिरिट स्टोन का उपयोग ज्यादातर मुद्रा के रूप में किया जाता था, लेकिन इनका उपयोग प्रगति को गति देने के लिए अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके साधना के लिए भी किया जा सकता था। हालांकि अधिकांश साधकों के लिए साधना के लिए सीधे तौर पर स्पिरिट पत्थरों का उपयोग करना बहुत अधिक खर्चीला था।
स्पिरिट चावल, स्पिरिट चाय, स्पिरिट वाइन और अन्य आध्यात्मिक खाद्य पदार्थ खरीदना सस्ता था। आत्मा पत्थर का उपयोग करने के बाद अर्जुन केलोरा की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग बहाल हो गई थी। उसने तीनों लोगों से भंडारण बैग निकाले और अपनी कमाई का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। ये सौभाग्य की बात है कि इन तीनों के पास भंडारण बैग थे, अन्यथा ये बहुत बड़ा नुकसान होता। मुझे आश्चर्य है कि उन स्टोरेज बैग्स में क्या है। क्या ये मेरे खर्चों के लिए काफी होंगे? टकराव में इस्तेमाल किए गए केवल एक ताबीज की कीमत लगभग 30 से 40 आत्मा पत्थरों के बराबर थी। जहां तक उस एक हमले में ताबीज के खजाने की खपत का सवाल है, अर्जुन केलोरा खुद इसका अनुमान नहीं लगा सके। लेकिन इसकी कीमत कम से कम 100 स्पिरिट स्टोन्स के बराबर थी। यदि ये तीन लोग गरीब होते तो उसे नुकसान होता। थोड़ी देर बाद अर्जुन केलोरा ने 3 भंडारण बैगों से कुल 103 आत्मा पत्थर छांट लिए। वहां एक उड़ती तलवार और एक घंटी की कलाकृति थी। 3 बोतलें फास्टिंग पिल्स की, 1 बोतल येलो ड्रैगन पिल्स की, 1 बोतल क्लियर स्पिरिट पिल्स की और 3 बोतलें अज्ञात गोलियां। 15 प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी के तावीज, 6 प्रथम श्रेणी के मध्यम श्रेणी के तावीज और 1 उच्च श्रेणी का तावीज। साथ ही किताबें, छोटी छोटी चीजें और कुछ विविध चीजें भी। ये उड़ती तलवार, घंटी और उड़ता चाकू सब घटिया दर्जे के जादुई हथियार लगते हैं। इन सबको लगभग 50 स्पिरिट स्टोन्स में बेचा जाना चाहिए। जहां तक इस ढाल की बात है, भले ही यह एक जादुई हथियार है, लेकिन इसके अंदर के सभी प्रतिबंध तोड़ दिए गए हैं। इसे सिर्फ कबाड़ के रूप में ही बेचा जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि इसकी कीमत कितनी होगी। इन 3 भंडारण थैलों का मूल्य अकेले ही लगभग 150 स्पिरिट पत्थरों के बराबर होना चाहिए। यदि आप इन विषमताओं को जोड़ दें तो कुल मिलाकर लगभग 500 स्पिरिट स्टोन होने चाहिए। तीनों व्यक्तियों की वस्तुओं की गिनती करने के बाद अर्जुन केलोरा का मूड काफी बेहतर हो गया। उसने अपने होंठ चाटे और आह भरते हुए कहा, वास्तव में डकैती और हत्या पैसा कमाने के सबसे तेज तरीके हैं, चाहे आप कहीं भी जाएं। जब वह पहली बार लू परिवार में आया और दामाद बना तो उसे प्रति माह केवल 2 आत्मा पत्थर मिलते थे। एक ताबीज मास्टर के रूप में वह प्रति माह केवल 10 स्पिरिट स्टोन कमाते थे। आज 100 ताबीज बेचना 1 महीने के काम के बराबर था और लागत घटाने के बाद उसने लगभग 100 स्पिरिट स्टोन कमाए। इसकी तुलना डकैती और हत्या की सहजता और गति से नहीं की जा सकती। हालांकि अर्जुन केलोरा का इस तरह से पैसा कमाने का कोई इरादा नहीं था। अपने नैतिक सिद्धांतों के अलावा जिसने उसे मूर्खतापूर्ण हत्याएं करने से रोका। ये बहुत जोखिम भरा था और उनकी कार्यशैली के अनुकूल भी नहीं था। व्यवस्था उनके पक्ष में होने के कारण उन्हें ऐसे खतरनाक और अवैध तरीकों का सहारा नहीं लेना पड़ा। स्त्रियों से विवाह करना, रखेले रखना और बच्चों का पालन पोषण करना सही तरीका था। इसके अलावा वह क्यूई शोधन के तीसरे स्तर पर एक कमजोर व्यक्ति था, जो इस लड़ाई को जीतने के लिए ताबीज और कलाकृतियों पर निर्भर था। सब कुछ सुझाने के बाद अर्जुन केलोरा ने 1 फुट लंबी उड़ने वाली तलवार ली और उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। क्यूई शोधन के तीसरे स्तर पर साधक वस्तु नियंत्रण तकनीक से कलाकृतियों को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे पहले अर्जुन केलोरा को सबसे पहले बच्चा पैदा करने के कारण लू परिवार द्वारा एक उड़ने वाली तलवार से पुरस्कृत किया गया था, लेकिन उसने पहले इसका अनुभव नहीं किया था क्योंकि उसने इसे ताबीज बनाने के लिए बेच दिया था। अब जब उसके हाथ में एक उड़ने वाली तलवार थी तो वह उसे आजमाने के लिए उत्सुक हो गया। स्विस अर्जुन केलोरा के नियंत्रण में उड़ती हुई तलवार तुरंत चांदी की लकीर में बदल गई और बाहर निकल गई। साधारण कलाकृतियों को परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें ऑब्जेक्ट कंट्रोल तकनीक से नियंत्रित किया जा सकता था। आधार स्थापना साधकों द्वारा प्रयुक्त आध्यात्मिक कलाकृतियों को नियंत्रित करने से पहले उन्हें गुरु द्वारा परिष्कृत और मान्यता प्रदान करना आवश्यक था। मास्टर रिफाइनरों द्वारा निर्मित कुछ उच्च स्तरीय कलाकृतियां भी थीं, जिन्हें संचालित करने के लिए विशेष ऑब्जेक्ट नियंत्रण तकनीकों की आवश्यकता थी। हालांकि इस प्रकार के जादुई हथियार भी अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय होते हैं, और यह उड़ने वाली तलवार स्पष्ट रूप से उनमें से एक नहीं थी। अर्जुन केलोरा के नियंत्रण में उड़ती हुई तलवार एक चांदी के ड्रैगन की तरह थी। इसकी तलवार की आभा सब कुछ निगल रही थी और टोफू की तरह आसपास के पेड़ों को काट रही थी। फिर पू ध्वनि के साथ यह आसानी से एक विशाल चट्टान को भेदता हुआ चांदी की रोशनी में बदल गया और अर्जुन केलोरा के पास वापस आ गया। ये सचमुच एक जादुई उपकरण है। निम्न स्तरीय मंत्रों की तुलना में इसकी शक्ति जरा भी कम नहीं है, लेकिन इसकी खपत बहुत कम है।
अगर दो अमर साधक आपस में लड़ें, तो जादुई हथियार होने और न होने में जमीन आसमान का अंतर होगा। उड़ती तलवार के साथ एक संक्षिप्त अनुभव के बाद अर्जुन केलोरा के चेहरे पर खुशी झलक रही थी और वह चिल्लाया। जब वह फायरबॉल जैसे मंत्र का प्रयोग करता था, तो वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त होने से पहले उसे केवल 4 या 5 बार ही डाल पाता था। लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि उड़ती तलवार से वह उसे लगभग 15 मिनट तक नियंत्रित कर सकते हैं और कई हमले कर सकते हैं। अपनी सीमित आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण अर्जुन केलोरा ने कोई और जादुई औजार इस्तेमाल नहीं किया। उसने उड़ती हुई तलवार नीचे रख दी और क्रिम्सन वेल गिरोह की ओर चल पड़ा। वह ली फेयू से मिलने, अपने परिवार को बसाने और फिर जल्द से जल्द किंजू पर्वत पर लौटने के लिए तैयार था। बाहरी दुनिया अभी भी बहुत खतरनाक थी। अपनी ताकत बढ़ाने और ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए लू परिवार के साथ रहना ही बेहतर था।